हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सीएसए गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम ला रहे थे आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी, मैसेज भी आ रहे थे पर्सनली कि सर फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर कब ला रहे हो आप? वो भी यूपीएससी, सीएसई के लिए। तो हमने कहा हम जल्दी लेकर आएँगे आप लोगों के लिए और हम आज लेकर आ गए, वो शुभ घड़ी भी आ गई है आप लोगों के लिए, ठीक है? और आज हमारा जो फर्स्ट क्लास है हमारी है इंट्रोडक्शन सोसाइटी, ठीक है? इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। देखो, हमने पहले कवर करेंगे आपका जीएस 1, देन जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। जीएस 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं हम एक-एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जीएस 1 में आपका होता है सोसाइटी एंड जियोग्राफी और आपका होता है हिस्ट्री, ठीक है? अब हिस्ट्री में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एंशिएंट वो सॉरी आर्ट एंड कल्चर जो है, वो जो मॉडर्न है। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपको कराएँगे अमन सर और मॉडर्न मैं कराऊँगा आपको विशु सर, ठीक है? मॉडर्न मैं कराऊँगा आपको, ठीक है? और सोसाइटी भी मैं ही कराऊँगा आप लोगों को एंड जियो आपको कराएँगे अमन सर, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही ओपन करके रख दी है। अब हमारा प्लान ये है कि आपको दिसंबर की स्टार्टिंग तक आपको जीएस 1, 2, 3 एंड 4 ये कंप्लीट फाउंडेशन आप लोगों को करा दिया जाए, ठीक है? जिससे कि आप बाद में जनवरी के टाइम पे अपना प्रीलिम्स पर स्विच कर लिया जाए आप लोगों को, ठीक है? एक तो हो गई ये बात। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब मेरे बारे में जान रहे हैं, मैं हूँ विशु वर्मन। मेरे 3 टाइम्स यूपीएससी मेंस का एक्सपीरियंस है, पीसीएस मेंस मैंने लिखा है, नेट जेआरएफ मेरा क्वालीफाई है एंड सीडीएस जैसे एग्जाम अदर एग्जाम मेरे क्वालीफाई है, ठीक है? तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो एक और मैं आप लोगों से बात बोलूँगा कि हमारी क्लास जो थी लाइव शेड्यूल थी, बट टेक्निकल इशू के कारण हम लोग इसको लाइव नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत आप लोगों से मैं क्षमा माँगना चाहूँगा, ठीक है? और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं और मुझे क्षमा भी कर देना आप लोग, ठीक है? आप बच्चे हो, मन के सच्चे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब पहले एक ना डिस्कस कर लेते हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है? सर जो इंडियन सोसाइटी है ना, जो इंडियन सोसाइटी है, इसके यूपीएससी के मेंस के पेपर में कितनी भूमिकाएँ हैं, क्या-क्या रोल निभाती हैं ये, या कहाँ-कहाँ पर इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बात का ध्यान रखना है, इंडियन सोसाइटी जो है ना, बच्चों वो जीएस 1 के साथ-साथ आपका जीएस 4 मतलब एथिक्स में, आपका एसए में एंड आपका सोशल जस्टिस में। अब आप खुद देख सकते हो कि इन 4 सब्जेक्ट में इंडियन सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है, ठीक है? तो आप इसको हल्के में मत लेना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर जीएस 1 में सोसाइटी से मतलब इंडियन सोसाइटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको बता के चलता हूँ कि 6 क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से आते हैं, जो कि पीवाईक्यू ट्रेंड पे हम लोगों ने देखा है, कोई ऐसा सच एज़ फिक्स नहीं है कि भई यूपीएससी 6 क्वेश्चन ही इंडियन सोसाइटी से देगा, नहीं, कोई फिक्स नहीं है। बट हमने जैसे ट्रेंड एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, तो उसमें हमको पता चला है कि सर इंडियन सोसाइटी से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके हिस्ट्री से भी 6 क्वेश्चन देता है, ठीक है? और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से वो 8 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ये हो गई बात हमारी मोटी-मोटी, ठीक है? तो चलिए, अब मैं आप लोगों से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछता हूँ। जो हमारा यूपीएससी है वो मेंस में इंडियन सोसाइटी पूछ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो इंडियन सोसाइटी पूछ क्यों रहा है? एक बात बता दीजिए, पहली बात मुझे बता दीजिए कि यूपीएससी ने इंडियन सोसाइटी जो सब्जेक्ट रखा है वो क्यों रखा है? बताइए, कौन बताएगा? और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कमेंट करोगे तो हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों की डिमांड क्या है, ठीक है? आपका थॉट्स ऑफ लेवल क्या है, तो वो हमको भी पता होना चाहिए, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना, जो भी हमारे लेक्चर हैं ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रखे गए हैं। कीवर्ड्स हमने इसमें हिंदी में भी दिए हुए हैं एंड इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, ठीक है? बस आप लोगों का ये एक चीज़ हम लोगों को चाहिए कि आप लोगों को सपोर्ट, जो आप लोगों की सपोर्ट है ना, वो हमको चाहिए, ठीक है? सपोर्ट का मतलब कि आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बस इसलिए कीजिएगा कि आने वाली जो वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल रहा है कि सर सीएससी गुरुकुल में ये वीडियो आ रही हैं और आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं, यूपीएससी ने इसको इतना महत्व दिया है कि या इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि भाई ये जीएस 4 में भी आ रहा है, एसए में भी पूछा जा रहा है, सोशल जस्टिस में पूछा जा रहा है, तो ऐसा क्यों? अब आप एक बात बताइए, आप आने वाले टाइम में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ठीक है? आप ये सब बनोगे, मतलब कहने का आप एक सिविल सर्वेंट बनोगे। क्या बनोगे? सिविल सर्वेंट बनोगे। जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे, तो आप किन के लिए काम करोगे? अच्छा एक बात बताइए, एलियन के लिए तो काम नहीं करोगे, एलियन के लिए काम नहीं करोगे, मंगल ग्रह पे नहीं काम करोगे, कहाँ करोगे? इंडिया के लोगों के बीच में। आप अमेरिका में भी काम नहीं करोगे, अमेरिका की सोसाइटी के बीच तो नहीं काम करोगे ना, ठीक है? तो आप किन के लोगों के बीच काम करोगे? इंडिया के लोगों के बीच में। यदि आप आईएफएस भी बन गए, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी चले गए, तो फिर भी आप कहाँ किसके लिए काम करोगे? इंडियन सिटीजन के लिए काम करोगे, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं बाहर विदेशों में। बात है? तो मतलब कहने का ये है
कि भाई जब आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आप एक इंडियन सोसाइटी के बीच में रहते हो। कह रहे तो एक इंडियन सोसाइटी के बीच में रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी की डिमांड क्या होती है, क्योंकि आपका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग का। कोई भी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या आईआरएस बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग पॉलिसी मेकिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हो, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में। और जब आप पॉलिसी कोई भी नीतियाँ बना रहे होते हैं, ठीक है, या आप कुछ चीज़ें बना रहे होते हो, तो आप जब भी बनाओगे तो जिनके लिए बना रहे हो तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि भाई आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई पॉलिसी बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए, मान के चलिए आप बिहार के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट, मान के चलिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के आप आईएएस बन गए हो, बिहार के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके सामने क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले आप उसको अंडरस्टैंडिंग करोगे, तभी तो पॉलिसी बनाओगे ना। तो मतलब कहने का यही है कि जब आप इंडियन सोसाइटी को समझोगे, क्योंकि आपको काम इंडियन सोसाइटी के लोगों के बीच में रह के ही करना है, उनके लिए काम करना है, इंडियन सोसाइटी के लोगों के लिए, तो फिर इसलिए आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप इंडियन सोसाइटी को समझो। तो इसलिए यूपीएससी एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। एक बात ये हो गई, चलिए मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी, अब हमारे यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई है, नहीं शायद बता दी है, कि सीएससी गुरुकुल एक चैनल है हमारा, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, सीएससी गुरुकुल, ठीक है। इसको आप सर्च करोगे, आप को लास्ट में जो वीडियो में, लास्ट के वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेगा ना, प्लीज़ उसको लिख कर पीडीएफ बनाकर, फोटो में नहीं, पीडीएफ बनाकर सेंड करना है सीएससी गुरुकुल पर, ठीक है। और इसमें हम आपकी कॉपी चेक करेंगे और आपको सेंड करेंगे, और अदर डाटा जो होगा इंपॉर्टेंट वो भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बात कर रहे हैं कि सर इंडियन सोसाइटी को समझने के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो टू टाइप्स में हम आपको देंगे। कैसे सर? एक तो कोर कॉन्सेप्ट एंड एक इंडियन फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक। बाद में हम देखेंगे सर कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो इंडियन सोसाइटी से जो हम लोगों ने इन दो चीज़ों से सीखा है उसका इंप्लीमेंटेशन अपने आंसर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जो सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ ना, इस सोसाइटी में हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे, विद एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, और कोशिश करना आप इसके थोड़े नोट्स बना लिए जाए, ठीक है। पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, इंडियन सोसाइटी, जब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको समझना चाहिए इंडियन फैब्रिक, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें उसका कोर कॉन्सेप्ट और इंडियन फैब्रिक दो चीज़ समझनी होगी, ठीक है। अब बोलोगे सर इंडियन फैब्रिक और कोर कॉन्सेप्ट मतलब क्या? पहले आप लोग मुझे बताइए कि सोसाइटी होता क्या है। बताओ सोसाइटी होता क्या है। मान के चलिए आप एक मेट्रो में हो, कहाँ पर हो आप? एक मेट्रो में हो, और मेट्रो में बहुत सारे लोग हैं, एक डिब्बा है मेट्रो का, मतलब कोच है, मान के चलिएगा, उसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या ये एक सोसाइटी है? बताइए, कमेंट करिए, क्या ये एक सोसाइटी है? आप कहोगे नहीं सर ये सोसाइटी नहीं है। कभी भी जो भी लोगों का समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, वे कभी भी सोसाइटी नहीं कहलाते हैं जब तक वे आपस में कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, या वे अपनी वैल्यूज़ को शेयर नहीं कर रहे होते हैं, अपने हितों जो है उनके वो साझा नहीं हो रहे होते हैं, कोई संबंध नहीं बना रहे होते हैं, तो वे जब तक नहीं होंगे, जब तक वे क्या नहीं कहलाते, वे इंडियन सोसाइटी या वो एक सोसाइटी नहीं कहलाती, इंडियन सोसाइटी में वो एक सोसाइटी नहीं कहलाती। तो सोसाइटी क्या नहीं है? सोसाइटी कभी भी लोगों का ग्रुप नहीं हो सकता, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कभी भी सोसाइटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो फिर आप बोलोगे सर सोसाइटी क्या है? तो मैं आपको सिंपल बात में बोलता हूँ कि सर जो सोसाइटी है ना आपकी, एक मिनट रुकिएगा, देखिए, जो आपकी सोसाइटी है वो क्या होती है सर? सोसाइटी होती है आपके प्यूपल, मतलब आपके प्यूपल्स, मतलब लोग, प्लस आपके रिलेशनशिप, प्लस आपके शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बना रही है? आपकी सोसाइटी बनाती है, जिसमें जैसे कि आप सपोज दैट आप एक गांव में रहते हो, ठीक है। और जब आप गांव में रह रहे हो तो आप मान के चलिए, या आप शहर में भी रह रहे हो, आपने देखा आपके पड़ोस में एक दुकान होती है, आप वहाँ से सामान खरीद के लाते हो, ठीक है। आप उसको पैसा देते हो, देन वो आपको सामान देता है, ठीक है। मतलब वो आप दूसरे एक दूसरे पर क्या है, इंटर डिपेंडेंसी है आपकी एक दूसरे पर, ठीक है। समझ रहे हो? वो भी आप पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आप सामान लोगे, उसकी जेब में पैसा आएगा तो मेरा भी घर चलेगा, और आप भी उस पर डिपेंड कर रहे हो कि भाई वो सामान देगा तो मेरे घर में खाना बनेगा। बात समझ में आ गई? तो वही सोसाइटी होती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात आपकी क्या कहलाती है? सोसाइटी कहलाती है। दो चीज़ें समझ गए यहाँ पे कि सोसाइटी क्या है? प्यूपल प्लस रिलेशनशिप प्लस शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। सोसाइटी कभी नहीं, क्या नहीं होती है, कभी ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोसाइटी कभी नहीं होगी क्या? ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब कभी भी जो लोगों का समूह है वो नहीं कहलाएगा, सोसाइटी नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई आपको यहाँ पे, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ समझना है, देखो हर चीज़ को रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। जितने अच्छे से समझ जाओगे उतने अच्छे से आप आंसर लिखना सीख जाओगे, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। चलो, अब बात कर रहे हैं सर, कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सर हम, कि सर कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या शामिल होता है और इंडियन फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, देखो जब हम कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं ना, कोर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि सीधा कोर कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जो सोसाइटी है वो आपका मतलब पीपल प्लस रिलेशनशिप प्लस शेयर्ड वैल्यू साइड होनी चाहिए, ठीक। अब मैं बात करूँ सर कोकल जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर कि कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जल्दी बताइए। एक आपका होता है सोसाइटी, आपका कम्युनिटी। आपको पता होना चाहिए सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। अभी आने वाले चीज़ें आगे हम देखेंगे कि सोसाइटी और जो कम्युनिटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, ठीक है, इंक्लूड होता है कोर कॉन्सेप्ट में। क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं रफ करूँगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा फोकस करोगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे। समझ में आई बच्चों बात? चलिए देखिए, जो कोर कॉन्सेप्ट है इसमें इंक्लूड होता है आपका क्या, आपका होगा सर सोसाइटी, ठीक है, आपका होगा सर कम्युनिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना सोसाइटी, कम्युनिटी, आपका बोल सकते हो ट्रेडिशन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी, लिखना सोसाइटी, आपका कम्युनिटी, ट्रेडिशन, ठीक है, आपका कल्चर, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐड होती है कहाँ पर, ये होती है कोर कॉन्सेप्ट में, जिनको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर में भी, इसी लेक्चर में हम चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अब बात कर रहे हैं सर इंडियन फैब्रिक। इंडियन फैब्रिक सर होता क्या है, मान के चलिए मेरी एक शर्ट है, मेरी शर्ट किस कपड़े से बनी हुई है, इसमें कौन सा धागा इंक्लूड है, ठीक है, किस धागे से इसकी सिलाई हुई है। तो ये मतलब पूरी एक शर्ट रेडी हो रही है, तो उसमें जो जो चीज़ें हैं वो क्या हो, इसकी फैब्रिक हुई। ऐसी एक इंडियन सोसाइटी है सर, तो इंडियन सोसाइटी का सर फैब्रिक क्या क्या है। आप कहोगे सर इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है। आप कहोगे यस सर, हमारे यहाँ लैंग्वेज है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स है, ठीक है, कास्ट है हमारे यहाँ अलग अलग कास्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर रिलीजन कास्ट हो गया, ट्राइब्स हो गई, ठीक है। आपने देखा इंडियन फैब्रिक मतलब एक इंडियन सोसाइटी जो है, जो मिलकर बनी है, वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप की आपके रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप की आपकी ट्राइब्स है, ठीक है, आपका डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या बना रही है, ये इंडियन फैब्रिक बना रही है। क्या बना रही है सर, ये इंडियन फैब्रिक बना रही है, ठीक है। आप देखोगे सर डिफरेंट टाइप का फूड भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ फूड, नॉर्थ फूड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फूड, ठीक है, आपका वेस्टर्न फूड, मतलब हम आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सब क्या होती है, ये फैब्रिक है, ठीक है, आपका फूड भी इंक्लूड हो गया उसमें, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बना रही है, इंडियन सोसाइटी बना रही है, ठीक है। मैंने कोर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें पहले कोर कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या सर, हमको सोसाइटी समझना होगा सर, कम्युनिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है सर, ये भी हमको पता होना चाहिए। ट्रेडिशन क्या होता है सर, ठीक है, एंड कल्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जब हम समझेंगे कि भाई इंडिया सोसाइटी का एक पार्ट जो है कोर कॉन्सेप्ट वो फिनिश हो गया है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट है इंडियन फैब्रिक। हमको डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ जो यूनिटी है वो भी डाइवर्सिटी में भी हमारी यूनिटी है, ठीक है। वो भी हम आगे बात क्लियर करेंगे लेक्चर में। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ये मैं आपको बोलता हूँ कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। जैसे इंडियन फैब्रिक मैंने बता दिया, लैंग्वेज, रिलीजन एंड आपकी कास्ट एंड ट्राइब्स एंड आपका फूड वगैरह, डांस कल्चर, ये सब आपका क्या हो गया, इंडियन फैब्रिक हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, आइए, अब आपको पता चलेगा कि वाई स्टडी इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को क्यों पढ़ना चाहिए, वाई, है ना। अब आपको पता चलेगा इंडियन सोसाइटी को क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, अब आने वाले टाइम में आप बनोगे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, क्या बनोगे आप, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, मतलब प्रशासक हिंदी में बोले, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, एक तो इफेक्टिव गवर्नेंस को बनाए रखना, ठीक है। अब इफेक्टिव गवर्नेंस कब बनाओगे आप, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होना चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, इम्पैथी के साथ साथ सोशल जस्टिस एंड आपका नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इन चारों पॉइंट्स को बड़े इजीली से समझेंगे और एक एक चीज़ पर हम एग्जाम्पल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या जो एग्जाम्पल है जो करंट में रह रहे हैं उनको देखेंगे। चलिए आइए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, एक प्रशासक जिसको बोलते हैं वो ये है। हम इसमें कुछ पिलर्स निकाल देते हैं, एक 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 पिलर को हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पिलर आपका इफेक्टिव गवर्नेंस, एक इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है, इसको हम समझेंगे कि इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। पहले तो हमने बताया कि वाई, मतलब हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि वाई
जो इंडियन सोसाइटी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और यूपीएससी में वो चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है, अब हम इसमें थोड़ा इन डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, जो इफेक्टिव गवर्नेंस है, मान के चलिए, मैं बता देता हूँ आपको, मान के चलिएगा आप लोग आईएएस है, मान के चलिए आप में से कोई एक आईएएस है, वो इस टाइम दिल्ली में है, वो दिल्ली का एक आईएएस है, ठीक है, और दिल्ली में हो रही है हीट वेव, दिल्ली में क्या चल रही है, हीट वेव चल रही है, ठीक है। अब वो हीट वेव जब दिल्ली में चल रही है, तो एक आईएएस क्या करेगा, बताइए क्या करेगा, कमेंट करिएगा। एक आईएएस क्या करेगा जब हीट वेव चल रही है, गर्मी का टाइम है, एक तो वो बच्चों के लिए क्या करेगा, स्कूल टाइम को क्या करेगा, वो कर देगा कम, स्कूल टाइम को क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब कहने का ये है कि भैया दोपहर के 12 बजे से पहले पहले बच्चों की छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, डिहाइड्रेशन से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चों को बीमारी का शिकार नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए एक जो आपका सिविल सर्वेंट है, जो दिल्ली में रह रहा है, जो हीट वेव को वो समझ रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी को समझ रहा है। भाई आपने सोसाइटी पढ़ी है, जब आपने सोसाइटी पढ़ी है तो आपने लोगों के साथ क्या करे, एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करिए, तो आप समझ रहे हो कि हाँ यार बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या करेंगे, वो आईएएस क्या करेंगे, वे जो बोलते हैं ना कोल्ड, एक मिनट, कोल्ड कैंप लगाएंगे। कोल्ड कैंप मतलब कि मान के चलिए दिल्ली की गर्मी बहुत हो रही है, लोगों को आना जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अब मान के चलिए दिल्ली की सड़कों पर पेड़ तो है नहीं, पेड़ वैसे भी गायब है, ठीक है। आप धूप में जा रहे हो, हीट पड़ रही है, ठीक है, आपको के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोल्ड कैंप लगाएगा कौन, एक आईएएस जो सोसाइटी को समझता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो समझ रहा है कि सोसाइटी के लिए हम काम करने आए हैं, तो उनको इतना कुछ हमको करके देना है कि उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मतलब कोल्ड कैंप का मतलब कि भैया आप लोग गर्मी में जा रहे हो, जैसे आप लोगों ने देखा ना टेंट वगैरह लगे होते हैं आजकल, लगा रहे हैं दिल्ली के रोडों पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, साथ में वे उनके अंदर कूलर लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं डाल रहे हैं, ताकि कोई अपनी लंबा जो सफ़र है वो आराम से पूरा कर सके, ठीक है। तो ये कोल्ड कैंप लगेंगे। दूसरी बात, वो वाटर जो सप्लाई है फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। वाटर सप्लाई का मतलब कि रास्ते में घड़े वगैरह लगा दिए, घड़े भर के रख दिए पानी के, कि जो भी यात्री जा रहा है, क्योंकि अब नलके तो है नहीं, पहले नलके होते थे सरकारी, अब नलके नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो रही हैं, तो वहाँ घड़े रखेंगे वाटर सप्लाई के लिए, कि भाई आओ प्यास लग रही है, ठीक है। एक बोतल भी कब तक चलेगी, रास्ते में खत्म हो जाती है लोगों की। एक गरीब है, रिक्शा वाला है, भाई अमीर आदमी तो पानी की बोतल ले लेगा, लेकिन रिक्शा वाला तो नहीं लेगा ना, समझ रहे हो। रिक्शा वाला सोचेगा यार 20 रुपये तो बचे हैं, 20 रुपये के लिए घर में कुछ लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब वो देखो, वो जो इकाई से वो ऐसे समझेगा, वो समझेगा कि यार इंडिया सोसाइटी में गरीब लोग भी है, मजदूर वर्ग भी है, एक वर्ग ऐसा है या एक क्लास ऐसी है जिसके पास मनी है, एक लेकिन एक क्लास वो है जो बहुत पुअर है, ठीक है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कब समझेगा, जब उसमें इम्पैथी भी होगी, समझ रहे हो। और इम्पैथी कब होगी, बताओ, वो अंदर से आती है, जब वो चीज़ों को समझेगा, सोसाइटी को, उनके दर्द को महसूस करेगा। तो मतलब कहने का यही है कि एक आईएएस ने देखा कि यार चलो हम एक वाटर सप्लाई भी रख देते हैं, हम घड़े भर के रख देंगे कि कोई आए तो पिए, ठीक है, और अपना बाकी उसको डिहाइड्रेशन से बचा जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव को। यही होता है क्या, इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होता है, यही तो होता है कि भाई आपके काम से लोग जो है पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हो आप सोसाइटी को। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब आप लोगों ने, मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने लोगों के हित में काम किया है, लोगों को बचाया है किससे, हीट वेव का शिकार होने से। उसने क्या करा है, आईएएस ने बच्चों को बचाया है, बच्चों को स्कूल टाइम कम कर दिया है, ठीक है, भाई वे बच्चे बीमार ना हो जाए, ठीक है। गरीब जो सड़क पे चल रहे यात्री हैं उनके लिए कोल्ड कैंप लगाया है, ठीक है, एंड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या सही, इफेक्टिव गवर्नेंस है ना, पॉजिटिव इफेक्टिव गवर्नेंस है ये, ठीक है। एक बात समझ गए आप, ठीक है। चलो, अब हम दूसरी बात, एक अब आपने देखा होगा हीट वेव, मैंने बता दिया, जैसे दिल्ली में भी चल रही है, यूपी में भी, राजस्थान में भी हीट वेव चल रही है, ठीक है। अब आइए, और एक और चीज़, गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोल रहे हैं एस्पिरेशनल, जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कौन सा, आप लिख लेना एस्पिरेशनल, एक मिनट रुकेगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी, मैं इसको एडीपी लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ कि भैया, इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ने निकाला है, ये करंट अफेयर से आप ऐड कर सकते हो, एक स्कीम है, ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम निकाला है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, हर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम है, हर जिले की जो प्रॉब्लम है, वो सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट जो भी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, कुछ में नहीं है, सेम प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इसलिए इन्होंने निकाला कि भाई जो जिले में जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या क्या है, तुरंत सोल्यूशन किया जाए, ठीक है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई, जिसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आगे बात समझ, चलिए, एक तो हो गई ये बात, हमारी इफेक्टिव गवर्नेंस देख लिया। अब हम देख रहे हैं इम्पैथी के बारे में, ठीक है, इम्पैथी के बारे में, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लेना आप लोग, कॉपी लेके बैठना है साथ में, ठीक है। जो जो चीज़ समझा रहा हूँ, एक नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे आप लोगों के, और काफ़ी आसान भी हो जाएगा। चलिए,
लिखना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखते हो तो आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ते हो। जब मिस्टेक्स कौन-कौन सी पकड़ोगे? लाइक सर हमारी राइटिंग क्या अंडरस्टैंडेबल है? क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? हमारे वर्ड्स कैसे जा रहे हैं सर? क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं? या हमारे वर्ड्स में कहाँ मिस्टेक आ रही है? कई बार हिंदी की मात्राओं में, इंग्लिश के वर्ड्स में, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप लिखोगे तो आपके हाथ को पता चल जाएगा कि हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। लिखने से कभी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? और लिख-लिख कर याद करो, मैं ये बोलूँगा काफ़ी बेटर रहेगा, राइटिंग में भी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? अब हम बात करें एम्पैथी की। किसकी? हम बात कर रहे हैं एम्पैथी की, चलिए। समझ में आ रहा है लिखा हुआ? दोबारा लिख देता हूँ, नहीं आएगा तो। एम्पैथी की। एक बात बताइए क्या एम्पैथी होना ज़रूरी है? यस, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आपके दर्द को नहीं समझेंगे तो हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? जैसे हीट वेव वाला, यदि एक आईएएस वो हीट वेव को नहीं समझ पाता, यदि एक आईएएस हीट वेव को नहीं समझ पाता कि हीट वेव कैसे लोगों को इफेक्ट कर रही है, कैसे सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है, तो वो फिर ये काम कैसे करता? जैसे कोल्ड कैंप लगा देना, ठीक है? आपका वाटर स्टोरेज रेडी करना या जैसे स्कूल टाइमिंग कम करना बच्चों के लिए, वो उन्होंने एम्पैथी रखी है अपने अंदर, उस एडमिनिस्ट्रेटर ने एम्पैथी रखी है इसलिए वो चीज़ें क्रिएट की हैं, ठीक है? ऐसी बात करें वो एम्पैथी, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि एम्पैथी जो है एवरी स्टेज पर आपको लोगों को समझने में हेल्प करती है। एम्पैथी क्या करती है? एवरी स्टेज पर एवरी स्टेज पर लोगों को समझने में हेल्प कौन करती है? एम्पैथी करती है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर एम्पैथी मैंने बताया ना कि आपके दुःख दर्द को समझना, फ़ील करना कि हाँ यार, ये गलत हो रहा है, ठीक है? जब वो फ़ील करेगा तभी तो आप लोगों के लिए काम करेगा ना। एक मनुष्य में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, एम्पैथी ज़रूर रखें। एम्पैथी के साथ-साथ कंपैशन ज़रूर रखें। कंपैशन मतलब करुणा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या करेगा? वो बताइए वो क्या करेगा? वो एम्पैथी प्लस कंपैशन दोनों को रखेगा, तब बेटर सिविल सर्विस प्रोवाइड होगी, ठीक है? देखो, बेटर पब्लिक सर्विस, बेटर पब्लिक सर्विस कब बनेगी? बताइए, कब बनती है एक बेटर पब्लिक सर्विस? अच्छी से अच्छी जो सेवा जो दी जाती है, जनसेवा होती है, वो कब बनती है? वो बनती है तब जब एम्पैथी प्लस कंपेंशन, समझ गए? प्लस कंपेंशन, जब कंपेंशन ये बनती है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती है आपकी बेटर पब्लिक सर्विस। मतलब कहने का ये सहानुभूति प्लस करुणा, ठीक है? ये होना चाहिए। और मैंने आपको ये वर्ड्स ना एम्पैथी के बारे में, कंपैशन के बारे में कहाँ बताए हैं? मैंने आपको ये पढ़ाया है। कहाँ पे? आप मेरी वीडियो जाके देखना। कौन सी? टॉप 15 एथिक्स कीवर्ड्स, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में वहाँ पे समझाए हैं। तो प्लीज़ जाइए उसको ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? और चैनल यदि आप मेरा मतलब कहने का ये आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि आने वाली जो नोटिफ़िकेशंस है, जो वीडियोज़ हैं उसका सॉरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है? और शेयर भी कर देना यदि आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है। चलो ये तो होगी बात ये। एक एग्जाम्पल लेते हैं एम्पैथी के उसमें, वायनाड, केरला का वायनाड याद है आपको? केरला के वायनाड में क्या आया था? केरला के वायनाड में एक डिज़ास्टर आया था। डिज़ास्टर मतलब लैंडस्केप आया था, ठीक है? भूमि खिसकने लगी थी। तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो वहाँ के आईएएस थे वायनाड के, उन्होंने लैंडस्केप के टाइम, लैंडस्केप मतलब जब ज़मीन खिसकने लगती है ना, तो वहाँ पे लैंडस्केप आया था, बात 2024 के आसपास की है, ठीक है? जब वहाँ लैंडस्केप आया ना, तो वहाँ के आईएएस ने क्या करा? वहाँ के आईएएस ने फ्री जो स्कूल हैं, टेम्परेरी वो बनवाए कि बच्चों को जो है शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए, रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए मतलब पुनर्वास कैंप लगाए, ठीक है? साथ में ये देखो इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी है, ठीक है? उनको अपॉइंट किया साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है? कि वो वहाँ के लोगों की जो मनोभावना है वो समझे, क्योंकि वे एक दुर्घटना से आहत हो गए हैं। मान के चलिए वो कई बार मूवीज़ देखी है ना आपने कि किसी के साथ कुछ इंसिडेंट होता है, वो तब तक बाहर नहीं निकलता है, वो या उस इंसिडेंट से वो व्यक्ति इतना डरा रहता है जब तक उसका जो है मनोवैज्ञानिक उपचार ना हो जाए, मतलब साइकोलॉजिस्ट उसको मिल ना जाए, उसके मन की बात ना समझ ले। कई बार होता है ना कि यार यार मैं इतना परेशान हो गया, कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं कि वे इतने तनाव में चले जाते हैं, उनको एक साइकोलॉजिस्ट ही उनको बाहर निकाल पाता है, ठीक है? तो मतलब कहने का यही है, क्योंकि उनको डर बैठ जाता है उनके अंदर। जैसे वायनाड में लैंडस्केप आया था 2024 में, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे आईएएस, उन्होंने क्या करा? उन्होंने रिहेबिलिटेशन कैंप लगाए, ठीक है? देन आपका जो है फ्री स्कूल्स टेम्परेरी अवेलेबल कराए बच्चों को। देन उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट रखा, ठीक है? उन्होंने क्या लिखा? एक रखा साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? और वो साइकोलॉजिस्ट किस लिए रखा? किस लिए रखा बताइए? कि भाई वहाँ के जो इफेक्ट हुए हैं, जो मेंटली इफेक्ट हुए हैं, उस लैंडस्केप से वे बाहर आ जाए, ठीक है? वो लैंडस्केप जो मेंटली जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो वहाँ से बाहर आ जाए, उनका डर जो है निकल जाए। तो अब आप देखो, ये जो वायनाड के आईएएस ने किया है, वो ये सब जो 3 पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, जो मतलब रिहैबिलिटेशन कैंप हो गया, साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करना, फ्री स्कूल्स रखना, वो
कब रखे हैं, मतलब कब, जब उनके अंदर एम्पैथी थी, एम्पैथी के साथ साथ कंपेशन था, करुणा थी, ठीक है, लोगों को समझ रहे थे, वहाँ की सोसाइटी को समझ रहे थे, यार किस लेवल पे वे बंदे इफेक्ट हुए हैं, वहाँ की जनता किस लेवल पे इफेक्ट हुई है, तभी उनके लिए ये इतने सारे वर्क किए गए हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका बेटर पब्लिक सर्विस कहलाता है, क्या कहलाता है, बेटर पब्लिक सर्विस कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आए, तो इसलिए सोसाइटी को समझना जरूरी होता है, ठीक है। चलो, अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी इम्पैथी देख लिया हमने, अब हम देख रहे हैं सोशल जस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आप सब, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, चलिए, अब हम बात करें सोशल जस्टिस की, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको सोसाइटी को समझने के लिए हमने देखा एम्पैथी भी उनको समझना जरूरी है, ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे अप्लाई होती है वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं सोशल जस्टिस को, सोशल जस्टिस में क्या, कि देखो सोशल जस्टिस होता क्या है, बताइए सोशल जस्टिस होता क्या है, आप लोग सब बताइए, कमेंट करें कि सोशल जस्टिस के लिए आप लोगों की क्या डेफिनेशन है, आप लोग क्या सोचते हो कि इसका सोशल जस्टिस ये है, जल्दी बताइए। अब मैं बता देता हूँ, सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिग्निटी प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको इक्वल डिग्निटी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वल डिग्निटी का मतलब समान, आपको सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, गरिमा आपकी जो है उसका गरिमा का रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, देन आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, समान अवसर हो, ठीक है, प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल डिग्निटी, फेयर जस्टिस हो आपके साथ, क्या हो, फेयर जस्टिस हो, ठीक है, मतलब बोल सकते हो फेयर ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर बना रहे हैं आप लोगों के लिए सोशल जस्टिस, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो गया कि उसका जो सम्मान नहीं किया जा रहा है, ठीक है, दूसरी बात है उसको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कहीं भी, ठीक है, एंड उसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो फेयर नहीं है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, वो सोशल जस्टिस के खिलाफ हो जाते हैं। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और देन आपका फेयर ट्रीटमेंट, ये जब मिल जाते हैं तो ये मिलकर क्रिएट करते हैं सोशल जस्टिस। बात समझ में आई आपको। और एक बात का ध्यान रखना, सोशल जस्टिस को प्रियम्बल और डीपीएसपी में काफ़ी अहम भूमिका दी गई है, ठीक है। सोशल जस्टिस की कहाँ पर भी बात की गई है, आप कहोगे सर प्रियम्बल में भी बात की है, प्लस डीपीएसपी में भी बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बस समझ में आए, ठीक है। सामाजिक न्याय होना बहुत जरूरी है, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो हिंदी वाले बच्चे भी हैं ना, प्लीज़ इंग्लिश में कीवर्ड्स भी याद रखें, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदी वाले बच्चे, इम्पैथी मतलब सहानुभूति आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमें भी तो पता है ना, मुझे भी तो पता है ना, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस मतलब प्रभावी प्रशासन, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्या कि सोशल जस्टिस, अब सोशल जस्टिस का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखो, हम देख रहे हैं कि भाई उत्तर वेदी काल के समय से महिलाओं को काफ़ी शोषण हुआ है, उनको मतलब एक समाज जैसे शूद्र जो होते हैं और जो महिलाएं थी उनको उत्तर वेदी काल से ही समाज की धारा से अलग रखा गया था, इस बारे में हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला है तो समाज का स्ट्रक्चर भी बदला है, मतलब समाज के जो कल्चर है उनमें भी चेंजिंग आई है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि समाज की अवधारणाओं में भी चेंज आई है, जैसे आज के टाइम में महिलाओं को काफ़ी स्कोप दिया जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे वो वंचित थी, ठीक है, अब उनको अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जैसे कि अब आपने देखा है कि एक मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, आपने देखा होगा सोशल जस्टिस का एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोशल जस्टिस का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 106 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि लोकसभा एंड राज्यसभा में जो वुमेन्स है उनके लिए 33% सीटें क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है बताना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन एक्ट के थ्रू ये ऐड हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ किसके, कौन सा ये, नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है, नारी शक्ति वंदन एक्ट के थ्रू ये हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सोशल जस्टिस का, कहते हैं कि सोशल जस्टिस की ओर एक ये कदम है, ठीक है। क्योंकि जिस वर्ग को कभी, जैसे मान के चलिए जिनको उत्तर वैदिक काल में शूद्र बोला गया है, लाइक आपके SC ST हो गए, OBC हो गए, ठीक है, उनके लिए हम फिर धीरे धीरे जैसे मंडल आयोग आया, फिर आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, SC के लिए, ST OBC के लिए। अब तो जो गरीब हैं, जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं, जैसे वो इकोनॉमी वीकर जो है, ठीक है, उनको इकोनॉमी वीकर सेक्शन में रखा गया है, एंड उनको भी रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, कि वो आगे आएँ, उनके साथ न्याय हो इन सभी वर्गों के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है, हमारी सोशल जस्टिस की बात हो जाती है, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ, हमने सोशल जस्टिस देखा है,
हमने इफेक्टिव गवर्नेंस मैंने आपको बता दिया, एम्पैथी बता दिया। देन अब बात कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें, ठीक है। जब नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं ना बच्चों, तो नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक जब एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसका काम वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी को अप्लाई करना नहीं होता है। उसका काम ये भी होता है कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है समाज में, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, उसको बनाए रखे, साथ में उसको बनाने के साथ साथ वो इंटीग्रिटी को भी बना के रखे। किसको? नेशनल इंटीग्रिटी को भी बना के रखे, ठीक है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है? एक काम होता है, ठीक है। एक और बात समझना, मैंने फिर बताया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो, नेशनल इंटीग्रिटी कैसे बनेगा? आप कहोगे सर यूनिटी, क्या कहोगे सर आप? यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी, यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। जब आप इन दो को ऐड करते हो तो देन तब आपका बनता है क्या? नेशनल इंटीग्रेशन। सपोज दैट आप एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप आईएएस हो, सपोज दैट आप आईएएस हो या आप आईपीएस हो, मान के चलिएगा, ठीक है। एक दिन आप हो जाओगे, ये हम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब मान के चलिए कि टाइम आ रहा है किसका? ईद का और दिवाली का। टाइम किसका आ रहा है? ईद का और दिवाली का, ठीक है। अब मान के चलिए एक ही दिन ईद और दिवाली दोनों पड़ गई, ठीक है। अब वहाँ पर माहौल हो गया कैसा? टेंशन भरा। किसी चीज़ को लेकर, किसी भी एक मुद्दे को लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट में सेम डे पर दिवाली और ईद मनाई जा रही है, और अब माहौल हो गया कैसा? एक टेंशन क्रिएट वाला माहौल आ गया। तो आपका क्या फ़र्ज़ है? एक आईएएस का फ़र्ज़ होता है या एक आईपीएस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मिनट रुकिए, चलो भाई, हाँ, का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैठकर इन दोनों वर्गों के साथ, इन दोनों धर्मों के जो लीडर हैं, जो इनको कमान कर रहे हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, उन सबके साथ बैठकर और कुछ लोगों के साथ बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे? बुद्धम मार्ग, मतलब बुद्धिस्ट मार्ग क्या होता है? बीच का रास्ता, ठीक है। तो कोई एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि भाई शहर में शांति भी कायम रहे, ठीक है, और आप अपने फेस्टिवल भी बना लो। बस समझ में आई? देखो, डाइवर्सिटी देखिए, एक जगह ईद कौन मना रहे हैं? मुस्लिम, ठीक है, और दिवाली कौन मना रहे हैं? हिंदू। डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब एक ही दिन त्यौहार पड़ गया, एक डीएम ने क्या करा, आईएएस ने, कि भाई कोई भी काम ऐसा ना हो कि जिससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, जिससे कि कहना कि विद्रोह बने या कुछ भी ऐसा काम ना हो। तो एक आईएएस ने क्या करा, दोनों के साथ बैठ के बातचीत करी, देन उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और शांति से दोनों लोगों ने अपने त्योहार बना लिए। तो हो गया यूनिटी के साथ साथ आपका क्या हो गया? डाइवर्सिटी को ऐड कर हमने क्या बना दिया? नेशनल इंटीग्रिटी बना दिया। यही तो भारत की पहचान है, यही तो भारत, असली इंडिया तो यही है। बस समझ में आ रही है? तो ये आप लोग समझते हो सोसाइटी में, ठीक ठीक है। और हर किसी के जो रिलीजन है, फेस्टिवल्स है, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एक हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग जो भी आईएएस आईपीएस बने, आईआरएस बने, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बने, चाहे पीसीएस के थ्रू बने, अपने अंदर कंपेशन, इम्पैथी दोनों रखना है, करुणा और दया जरूर रखें। साथ में आपको नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, ठीक है। यही हमारे अंदर का एक मोटिव होना चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम भी निकालोगे, और मोटिव चेंज नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में भी, ठीक है। बस समझ में आई आपकी? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है? एक मिनट दीजिएगा मेरे को, ठीक है। अरे कहाँ गया? यस, नेशनल इंटीग्रेशन देख लिया हमने, सोशल जस्टिस देख लिया हमने, ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस मैंने आपको कवर कवर करा दिया, इम्पैथी में मैंने आपको कवर करा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हो गई, ये हो गई। देन, अरे वेट, हाँ, आइए, अब पढ़ रहे हैं हम मीनिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशोलॉजिकल डेफिनेशन, ठीक है। ये कुछ सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है जो समाज शास्त्रियों द्वारा दी गई हैं, ठीक है। इनको आप रीड कर लेना है, क्योंकि ये कई बार आपको डेफिनेशन में ऐड हो जाएंगी, आपके आंसर राइटिंग में ऐड हो जाएंगी। ये यहाँ मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है। देखिए, अब बात कर रहे हैं मीनिंग के बारे में, बात कर रहे हैं कि सोसाइटी का मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सोसाइटी, मैंने आपको क्या बताया? सोसाइटी कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, मतलब लोगों का समूह सोसाइटी नहीं होता। एक तुम बस में जा रहे हो और वहाँ बहुत सारे लोग हैं बस में भरे हुए, क्या वो सोसाइटी है? नहीं भाई, वो सोसाइटी नहीं है। सिर्फ लोगों का एक समूह है, ये आपको समझना चाहिए। सोसाइटी का मैंने बता दिया, सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी जैसे कि आप लोग एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू शेयर कर रहे हो, ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? आपकी सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। दूसरा बात कि भाई सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, ये हो गया बात, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वेब की बात करेंगे हम आगे वाले आने वाली जो हमारी, अब ये कंटिन्यू करें ना लेक्चर, तो उसमें बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में किसकी? एब्स्ट्रैक्ट वेब की, ठीक है। सिमिलरिटी की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी की बात करें, कोऑपरेशन की बात करें। आइए एक एक चीज़ को हम समझते हैं बड़े प्यार से, या, ठीक है। अब मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा।
तो लेक्चर में मजा आ रहा है आप लोगों को, है ना? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, अब बात करें हम सोशल रिलेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। आइए, पहले हम देखते हैं सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप देखते हैं। थोड़ा सा राइटिंग ठीक है तो ठीक है, नहीं थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जो बोल रहा हूँ अपनी राइटिंग में नोट कर लेना। वैसे राइटिंग अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा पेन के साथ प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, है ना। देखिए, सोशल रिलेशनशिप की बात करें तो एक बात बताइए, सोशल रिलेशनशिप का मतलब कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलिएगा, अ, ये आप एक शॉपकीपर है। कौन है ये? एक शॉपकीपर है, ठीक है। ये एक कस्टमर है, ठीक है। ये एक बैंक है, सॉरी, बैंक आदमी जैसा नहीं होता ना। हम्म, ये आपका एक बैंक है, ठीक है। ये मान के चलिएगा कि कस्टमर पेमेंट करता है शॉपकीपर को, किससे? यूपीआई के थ्रू। ओके। अब शॉपकीपर के अकाउंट में पैसे आए, तो वो अकाउंट में जो पैसा है वो कहाँ गया? आपको कि सर वो कहाँ गया? बैंक में। कहाँ गया? बैंक में। ठीक है, बस समझ में आई। और बैंक में जो पैसा आता है और जो भी इससे इंटरेस्ट बैंक कमाता है, वो किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस, ये बैंक है, देन ये गवर्नमेंट है, ठीक है। बैंक जो भी इंटरेस्ट कमाएगा वो किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट खर्च किस पे करता है? आवाम पर, अपनी पब्लिक पर, जिसमें वो ग्राहक भी आ रहा है, वो तो कस्टमर भी आ रहा है, शॉपकीपर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है? क्या हो रहा है? एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही हो? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? मतलब कहने का ये है कि कस्टमर ने यूपीआई से पेमेंट करा किसको? शॉपकीपर को। शॉपकीपर के अकाउंट में पैसा गया बैंक में, ठीक है। और शॉपकीपर ने मान के चलिए कुछ पैसा एफडी में लगा दिया है, किसके? बैंक में। एफडी पे कर दिया, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब उससे जो इंटरेस्ट आया है, ठीक है, वो तो उसका है ही, और लेकिन जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, और गवर्नमेंट अपना जो इनकम है वो किसको देता है या खर्च करता है? किसके लिए? वो करता है इंडियन सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। यही एक क्या कर रहे हैं? आपस में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक सोशल रिलेशन भी कह सकते हो इसको। दूसरा, कि मान के चलिए ये हो सकता है कि सोशल रिलेशन का मतलब ये हो गया कि ब्लड डोनेट करना। क्या मतलब? ब्लड डोनेट करना, ठीक है। मान के चलो, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी ब्लड डोनेट की जो है न्यूज़ वगैरह मतलब प्रचार की जाती है, फैलाई जाती है। सपोज दैट, मान के चलिएगा कि ये, ठीक है, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको जरूरत हुई किसकी? ब्लड की। इस पर्सन के पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन में इंस्टा, आजकल बच्चे इंस्टा बहुत चलाते हैं, रोल स्किल करना अच्छी बात है, स्क्रॉल करो, इंस्टाग्राम देखो, बट अपनी स्टडी भी करो, ठीक है। अब हाँ, इंस्टा चला रहे हैं, इसको ब्लड डोनेशन की जरूरत हुई, इसने ग्रुप क्रिएट करा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक पोस्टर लॉन्च करता है कि भैया मेरे को इस टाइम पर मेरे को ब्लड की जरूरत है, या इस हॉस्पिटल में आके कोई हो सकता है ब्लड डोनेट कीजिए। अब यही पोस्ट एक व्यक्ति ने देख ली, हालांकि वो व्यक्ति नहीं जानता ऐसे, सपोज नहीं जानता, कोई इसका रिश्तेदार नहीं है, वो नहीं जानता, ठीक है। उसने पोस्ट देख ली, वो आया बेचारा, और उसने सीधा हॉस्पिटल में आके इस व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये भी एक सोशल रिलेशन है। भाई आप वैल्यू तो शेयर कर रहे हो ना, वैल्यूज़ तो शेयर हो रही है ना, वैल्यूज़ के साथ साथ आपकी डिमांड भी तो फुलफिल हो रही है ना। समझ रहे हो मेरी बात? कि भाई आपको ब्लड चाहिए था, देन आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर रिलीज़ किया, इंस्टाग्राम पे किसी ने देखा, ठीक है, उसमें एम्पैथी है, उस पर्सन में भी कंपैशन है, दया करुणा है, उसने देखा यार किसी बेचारे को चाहिए, ठीक है यार मेरे पे इतना ब्लड है, थोड़ा बहुत इसको दे देता हूँ, गया, देन उसने शेयर कर दिया। वे एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक दूसरे काम आ रहे हैं, तो वही क्या कहलाती है? आपकी सोशल रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है। आगे बात समझिए आपको सोशल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें सोशल अच्छा वो बताइए, जो सोशल रिलेशनशिप है क्या आप उसको देख सकते हो? क्या सोशल रिलेशनशिप को आप देख सकते हो? नहीं। भाई जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। कभी रिलेशनशिप दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं, वो फील होता है। बस समझ में आ गई? तो ये एक सोशल रिलेशनशिप कैसा होता है? तो सोशल रिलेशनशिप होता है एब्स्ट्रैक्ट वेब, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वेब होता है, मतलब अमूर्त रूप होता है इसका। कैसा? अमूर्त, ताना बाना, ठीक है। ध्यान रखना, सोशल रिलेशनशिप जो है वो कैसे होता है? एब्स्ट्रैक्ट वेब, मतलब जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस उनको फील किया जाता है। तो सोशल रिलेशन भी यही चीज़ें होती है, ठीक है। बस समझ में आप लोगों को? चलो, अब सिमिलैरिटी की बात करें। किसकी बात करें? सिमिलैरिटी की बात करें। सोशल रिलेशन हमने कर दिया। आइए, अब बात करें हम किसकी? सिमिलैरिटी की बात करें। जब हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, सिमिलैरिटीज़ का मतलब आप समझ रहे हो कि समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो कि हाँ, समानता की बात करें। सिमिलैरिटीज़ मतलब समानता, समानता की बात करें।
आप कहोगे सर सिमिलैरिटी मतलब सोसाइटी में सिमिलैरिटी का मतलब कैसे? सोसाइटी में सिमिलैरिटी का मतलब ऐसा होता है कि आपने देखा हमारे यहाँ बनता है इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, ये बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है? जब इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है तो योगा इस टाइम योग योग करते हैं लोग, क्या करते हैं? योगा करते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों का योग करने का मन सिर्फ़ इसी दिन होता है, बाकी दिन आराम करने का, ठीक है? इंडियन पीपल्स हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे कि क्या ना 15 अगस्त में ही देशभक्ति जागती है या 26 जनवरी पे जागेगी, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं देशभक्ति का, ठीक है? तो ऐसे इंटरनेशनल योगा डे पर मान के चलिए योग हो रहा है, तो योग हो रहा है ना, तो उसमें एवरी रिलीजन के आदमी, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ठीक है? या आपका क्रिश्चियन है, ठीक है? सब के सब क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट ले रहे हैं किसमें? योगा डे में योगा करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या हो गई? सिमिलैरिटी हो गई, मतलब समानता की बात कर दी। वोटिंग राइट मिला हुआ है आपको, क्या मिला हुआ है? वोटिंग राइट मिला हुआ है। वोटिंग राइट, ठीक है? वोट देने का अधिकार किसको मिला हुआ है? सबको मिला हुआ है। किसी के साथ क्या ऐसा हुआ है कि नहीं तू मुस्लिम है तो वोट नहीं देगा, तू हिंदू है तो वोट नहीं देगा, तू क्रिश्चियन है तो वोट नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है। जो इंडिया में रह रहा है जिसकी 18 प्लस से एज ऊपर हो गई है, 18 प्लस हो गया है, देन वो और इंडियन सिटीजन है, ठीक है? तो उसको वोटिंग राइट तो मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो किसी भी धर्म का हो। तो मतलब कहने का यही किसकी बात करता है? सिमिलैरिटी, मतलब समानता की बात कर रहा है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है? तो मतलब कहने का इंडियन जो सोसाइटी है, मीनिंग की जब हम बात करें ना, क्योंकि हम आप लोगों ने देखा हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए हम बात करें मीनिंग ऑफ सोसाइटी की, ठीक है? मीनिंग ऑफ सोसाइटी में मैंने आपको सोशल रिलेशनशिप बता दिया है, ठीक है? और बता दिया कैसा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दिखता नहीं है, ठीक है? सिमिलैरिटीज़ मैंने बता दी है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो सिमिलैरिटीज़ पे भी डिपेंड है, डिफरेंट पे भी है, डिफरेंस भी होता है दोनों के बीच में, ठीक है? जो सोसाइटी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बल्कि उन पीपल्स के बीच में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन क्रिएट कर रहा है वही आपका मीनिंग कहलाता है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है? अब दूसरी बात है कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंस, हमने सिमिलैरिटीज जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। अब हम डिफरेंसेस को देखते हैं, किसको देखते हैं? डिफरेंसेस को देखते हैं, एक मिनट। सोशल रिलेशनशिप मैंने बता दिया आपको, सिमिलैरिटीज बता दी, अब डिफरेंसेस को देखते हैं, ठीक है? यस। अब हम देख रहे हैं सोसाइटी में डिफरेंसेस को, ठीक है? डिफरेंसेस मतलब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है? हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। मान के चलिए हमारे यहाँ क्या होती है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, ठीक है? अलग अलग भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी बेल्ट हो गई, ठीक है? आपकी तो आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ आपने देखा 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 22 लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट इंडियन सोसाइटी में डिफरेंस को भी दिखा रही है, क्या लैंग्वेजेस दिखा रही हैं, अलग अलग रिलीजन शो हो रहे हैं, ठीक है? अब एक और खासियत है कि जो हमारी डिफरेंसेस लैंग्वेजेस है ना, उनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं, और देना भी चाहिए। कुछ लोगों की लोकल लैंग्वेजेस है, जैसे कि हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें बोला गया है कि भाई बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का राइट है, ठीक है? मातृभाषा मतलब मदर लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज में, ठीक है? जो मराठी बच्चा है वो मराठी लैंग्वेज में आगे पढ़ेगा, ठीक है? तो ये बढ़ावा दे रहे हैं किसको? डिफरेंस लैंग्वेजेस को, ठीक है? और हमारी यूनिटी भी तो, डाइवर्सिटी में तो हमारी यूनिटी है। हमारी जो इंडिया की यूनिटी है, जो एकता है, वो डाइवर्सिटी में ही तो है। मतलब कहने का ये है कि भाई ओरम ओनम बन रहा है केरला में, तो उसको साउथ में भी बना रहे हैं, नॉर्थ में बना रहे हैं। दिवाली नॉर्थ में बन रही है, साउथ में भी बन रही है दिवाली, ठीक है? तो मतलब कहने का क्या है कि यही तो है, ईद बना रहे हैं। ईद में हम हमारे घर, मतलब हमारे जो मुस्लिम दोस्त आते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं ईद में उनके लिए घर मीठा डिब्बा, वो मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, स्वीट बॉक्स जिसको बोलते हो। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईद पर जाके सिवैयाँ खा रहे हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में हमारी क्या है? यूनिटी छुपी हुई है। ये तो इंडियन सोसाइटी की खासियत है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो इंडियन सोसाइटी में डिफरेंस भी है, इंडियन सोसाइटी में डिफरेंस भी है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है? और सोसाइटी से वो सिर्फ लोगों के ग्रुप को सोसाइटी नहीं बोलते हैं, बल्कि सोसाइटी उनको बोलते हैं जो आपस में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, जहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बार-बार रिपीट करा रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएँ। समझ में आई मेरी बात? चलिए, दूसरी बात हमने क्या-क्या कवर कर लिया अब? अरे! ये देखिए, डिफरेंस कवर कर लिया, सिमिलैरिटीज़ देख लिया, सोशल रिलेशन सोसाइटी देख लिया। अब हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंसी एंड कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। आइए। इंटरडिपेंडेंसी देखते हैं। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब समझ रहे हो आप? इंटरडिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? बताइए। इंटरडिपेंडेंसी के बारे में बताइए मुझे आप लोग। कमेंट करें जल्दी से जल्द। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है जब सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। मैंने कहा ना कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन भी आप लोगों का सोसाइटी में। जैसे सपोज दैट इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है कि ये हमारे फार्मर हैं। कौन है? फार्मर है, ठीक है? इनका एक खेत है, ठीक है? और इन्होंने अपने खेत में उगा रखा है क्या? व्हीट, मतलब गेहूँ, ठीक है? अब इनको ये मंडी ले जाना है। कहाँ ले जाना है?
ये मंडी में ले जाना है, जो गेहूँ मंडी होती है, अनाज मंडी ले जाना है, ठीक है, कि बेचने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये अकेले तो नहीं ले जा सकते बोरी वगैरह उठा के, सब कुछ नहीं, इनको ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एक व्यक्ति है कौन, जिनके पास है ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर बना देता हूँ, ये एक ट्रैक्टर ही मान के चलना, हंसना मत, कभी बोलो सर ऐसे तो हम झोपड़ी बना देते थे, ठीक है। अरे मान के चलिए ट्रैक्टर ही है, ठीक है, मान के चलिए आप, है ना। ये एक फार्मर है, फार्मर ने अपना गेहूँ उगाया, उसका गेहूँ पूरा हो गया, उसको मंडी लेके जाना है। ये किसके पास गया गया इसने कॉल किया किसको, ट्रैक्टर वाले को, ट्रांसपोर्ट वाले को। वो आया अपना ट्रैक्टर लेके आया, इन्होंने गेहूँ रखी ट्रैक्टर में। देन यही ट्रैक्टर कहाँ गया, ये गया मंडी लेके, समझ गए। तो इंटरडिपेंडेंसी देखिए, अब मंडी है, ये मंडी है, अब ये कस्टमर है, कौन है, कस्टमर। कस्टमर किससे गेहूँ खरीदेगा, आप कहोगे सर कस्टमर जाएगा मंडी, मंडी से लेके आएगा गेहूँ, समझ गए, बस समझ में आ रही है। और एक बात का ध्यान रखना, यदि फार्मर नहीं होगा, एग्री खेती नहीं होगी, तो भाई कस्टमर गेहूँ कहाँ से खाएगा, आटा कहाँ से खाएगा, मतलब रोटी कहाँ से खाएगा, आटा कहाँ से लेके आएगा। तो मतलब कहने का ये सब क्या है, ये इंटरडिपेंडेंसी है, क्या इंटरडिपेंडेंसी है। भाई जब ये गेहूँ खरीदेगा मंडी से, किसान को पैसा मिलेगा, ठीक है, किसान, सॉरी मंडी में जो व्यापारी उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये आपका ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट वाले को भी पैसा मिलेगा, देन फार्मर को उसकी फसल का पैसा मिलेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि हाँ सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंसी को क्रिएट कर रहे हैं, बस समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्लोबल लेवल पर, यदि ग्लोबल लेवल पर इंटरडिपेंडेंसी की बात करें, किस पर, ग्लोबल लेवल, ये तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी। ग्लोबल G20 देखा आपने, G20 में कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश है G20 में, और G20 समिट भी हुई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। G20 में सभी देश हैं, और सभी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, सभी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। एक ग्लोबलाइजेशन इंटरडिपेंडेंसी कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लोबल, ग्लोबल इकोनॉमी में देशों की जो बोलते हैं ना कि G20 में जो भी है, जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं G20 में, वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यही क्या कहला रहा है आपका, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी भी कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लोबल, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी भी कहलाता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी बस समझ में आई आपको, बता दी मैंने आपको चीज़ें। चलिए, मेरे ख्याल से अब वो चीज़ें खत्म हो, एक कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अरे नहीं यार रुको, ये हो गया, ये हो गया, डिफरेंस, या यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन की बात करें, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। कोऑपरेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, सहयोग। कोऑपरेशन का मतलब आपने देखा, मान के चलिए उत्तराखंड में या किसी भी जगह, देश के किसी भी राज्य में कोई डिजास्टर आया है, क्या है, कोई डिजास्टर आया है, तो डिजास्टर का सॉल्यूशन कौन करते हैं वहाँ, आप कहोगे सर वहाँ पे टीम पहुँचती है, एनडीआरएफ की टीम पहुँचती है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, एसडीआरएफ की पहुँचती है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ठीक है। वहाँ पे वहाँ के जो एनजीओज होते हैं, जो लोकल एनजीओज होते हैं, वो भी हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब किसी भी समस्या से निपटने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जब एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका कोऑपरेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, कोऑपरेशन कहलाता है। बस समझ में आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी आप देखना कि हम लोगों ने वो चीज़ें, यस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी होगी हमारी, कोऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये इंडियन सोसाइटी के मीनिंग्स हैं। इंडियन सोसाइटी इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो सोशल रिलेशन हो गया, सिमिलैरिटीज हो गया, डिफरेंसी हो गया, इंटरडिपेंडेंसी हो गया, इंटरडिपेंडेंसी हो गया, कोऑपरेशन हो गया। तो इन सबसे मिलकर क्या बनी है, हमारी इंडियन सोसाइटी बनी होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है, और ये कुछ सोशोलॉजिकल डेफिनेशन है, लाइक RM, जो मैकलेवर ने बोला, समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है, यस। आपस में जो हमारी सोसाइटी है, वो सोशल रिलेशन का एक बोलते हैं कि जाल है, ठीक है, वेब है। और आप सब समझ रहे हो कि एक दूसरे पे हम कितना इंटरडिपेंड है। इंटरडिपेंडेंसी भी तो क्रिएट कर रही है एक वेब को, आपसी रिलेशन में, ठीक है। ब्लड की जरूरत हुई तो भाई आ जाओ, कोई सा ब्लड दिख गया, रिलेशनशिप है, नातेदारी है, बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जो मॉरिस है, मॉरिस गिन्सबर्ग है, वो बोले कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट संबंधों या व्यवहारों के तरीके से एकजुट है, मतलब जो विशेष रिलेशनशिप में रह के भी इंटीग्रेटेड है, एक साथ है, ठीक है। ये बात होगी मॉरिस गिन्सबर्ग की, ठीक है। लेपियर बोल रहे हैं, जो जो सोसाइटी है वो लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि उनके बीच, ठीक है, जो भी बातचीत हो रही है, ठीक है, उनके बीच जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनका एक समूह है, ठीक है। बात समझ में आई? ये लेपियर बोल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ये चीज़ें कवर कर ली हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, धनिए, चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी इन्जॉय आ रहा होगा लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना करते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में, कि सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है। यदि आपको डिफरेंस नहीं पता होगा, तो मेरा मानना है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, ठीक है। तो आइए हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो,
जो सोसाइटी का नेचर है ना, वो कैसा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब सोसाइटी को हम देख नहीं सकते हैं। क्या आपने देखा सोसाइटी को, बताइए क्या देखा आपने सोसाइटी को, समाज को देखा क्या? नहीं। क्या आप छू सकते हो? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? हम सोसाइटी को सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? फील कर सकते हैं, हम उसको ना ही टच कर सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक और बात, लेकिन सोसाइटी की बात हो गई, लेकिन कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटी है वो क्या है, वो कॉन्क्रीट है, उसको हम देख सकते हैं। कम्युनिटी मतलब डॉक्टरों की कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप हो गया भाई, इसमें इतने सारे डॉक्टर हैं, तो वो क्या होगी, कम्युनिटी होगी। लाइक पुलिस ऑफिसर की कम्युनिटी होगी, पुलिस कम्युनिटी भाई, किस डॉक्टर कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से इंजीनियर कम्युनिटी। तो हम उनको क्या कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनकी एक पहचान है। ठीक है, उनको हम टच भी कर सकते हैं उस कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में क्या होते हैं, लोग होते हैं गिने चुने, क्या होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल की बात करें तो भाई सोसाइटी का कोई भी नो डिफाइनेड एरिया नहीं है। ठीक है, उसका कोई डिफाइंड एरिया नहीं है सोसाइटी का। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आप भारत में रह रहे हो, भारत के लोग भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत के लोग सिर्फ भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत से बाहर भी तो रह रहे हैं ना। अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में, हर जगह रह रहे हैं, तो वे भी तो भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो हम मतलब कह नहीं सकते कि सोसाइटी एक ज्योग्राफिकल सीमा में तब्दील हो सकती है, या एक ज्योग्राफिकल सीमा है सोसाइटी की, नहीं। कोई भी ज्योग्राफिकल सीमा नहीं है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है सोसाइटी की। ठीक है, मैंने बताया ना, सोसाइटी एक जगह निश्चित नहीं हो रही है, सोसाइटी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मैंने बताया जैसे भाई कनाडा में कुछ इंडियन लोग रह रहे हैं। ठीक है, देखा आपने, इंडियन लोग कनाडा में भी रह रहे हैं, तो सोसाइटी का कोई ज्योग्राफिकल दायरा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन कम्युनिटी, यस, कम्युनिटी का एक डेफिनेट लोकेलिटी हो सकती है। मान के चलिए आप पुलिस लाइन में चले गए, पुलिस लाइन में पुलिस रह रहे हैं, तो एक जोग्राफिकल एरिया है ना। बस में नहीं, आप किसी सिविल लाइन में चले गए, आप कैंट में चले गए। ठीक है, कैंट में क्वार्टर्स होते हैं फौजी वालों के, तो उनकी भी एक ज्योग्राफिकल सीमा लिमिट है, कम्युनिटी है, फौज भी है। तो बस में आ रही है, तो एक निश्चित डेफिनेटली लोकेलिटी की बात होती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें भावना की, सेंटीमेंट की बात करें, भाई सोसाइटी है, सोसाइटी में अब समाज बहुत बड़ा है, क्या मैं सब समाज में कह सकता हूँ हमारी भावना है, या हम समाज ये चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। नहीं, सोसाइटी में कभी भी हम की वी फीलिंग्स कभी भी एसेंशियल नहीं होती है, कभी भी हम की भावना की आवश्यकता कभी नहीं आएगी सोसाइटी में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर वी फीलिंग कहाँ पे आएगी, वी फीलिंग आती है कहाँ पर, मैंडेटरी होती है कहाँ पर, कम्युनिटी में। वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं। यहाँ आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ सोसाइटी में आप क्या बोलोगे, यहाँ तो हमका यूज़ हो नहीं सकता, वी का तो नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है वी आर डॉक्टर्स। ठीक है, बस समझ आई? कम्युनिटी में क्या क्या हो सकता है, कम्युनिटी में आप कॉन्क्रीट हो सकते हैं, कॉन्क्रीट कम्युनिटी को आप देख सकते हो। देन कम्युनिटी का एक ज्योग्राफिकल जो है वो लोकेलिटी डिफाइन है। ठीक है, एंड कम्युनिटी में वी फीलिंग मैंडेटरी है, क्योंकि एक छोटा रूप है कम्युनिटी का, तो छोटा हिस्सा। ठीक है, लेकिन जब सोसाइटी, सोसाइटी बहुत बड़ी होती है भाई, मैंने आपको बताया सोसाइटी कितनी बड़ी होती है, बाहर भी लोग रह रहे होते हैं एक सोसाइटी के। ठीक है, एंड नो कोई, इसलिए वहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल निश्चित नहीं है एरिया। ठीक है, देन वी फीलिंग नॉट एसेंशियल। ठीक है, इसमें हम की फीलिंग होती नहीं है। बात कर रहे हैं स्कोप की, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सोसाइटी की बात करें, भाई सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो इसका जो एरिया भी है वो कैसा होगा, वो आप कहोगे सर बॉर्डर होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, वेरिड होगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, व्यापक, और किसी का बहुत मतलब कैसे ना कि मोटिव होंगे एक दूसरे के। ठीक है, देखो व्यापक उद्देश्य हो सकते हैं, ये रहा। ठीक है, सोसाइटी, लेकिन कम्युनिटी के भाई नैरो होगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे। जैसे डॉक्टर का होगा, हाँ भाई ठीक है, मेरे को इसका इलाज करना है, देन इसको ट्रीटमेंट देना, इसको ठीक करना है, तो एक छोटा सा कम्युनिटी का एक इंटरेस्ट हो गया। लेकिन सोसाइटी, सोसाइटी में अब आप देखो ना, सोसाइटी में कम्युनिटी एक छोटा हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी, सोसाइटी में डॉक्टर भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी भी है। ठीक है, मतलब राजनेता भी आएगा, डॉक्टर और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी आएंगे। तो सोसाइटी बहुत बड़ी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बताइए, चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। और जैसे कम्युनिटी, जैसे मान लो एनसीसी है, एनसीसी भी, वो एनसीसी के जो लोग हैं बोल सकते हैं वी आर कैडेट्स। ठीक है, बस समझ में आई? चलो, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, आगे बढ़ते हैं। यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी की बात करें तो जैसे डायनेमिक नेचर की है। ठीक है, डायनेमिक नेचर क्या, गतिशील प्रकृति, मतलब समाज हमारा एक जैसा नहीं है, सोसाइटी जो है कभी भी एक जैसी नहीं रही है, सेम नहीं रही है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। पहले लोग क्या लिखते थे, लेटर ही तो लिखते थे। एक मिनट, आपसे कुछ साल पहले, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, बात ऐसे करते हैं सन 1990 के आसपास की बात कर लेते हैं, जब हमें किसी को फ़ोन करना होता, सॉरी, जब हमें किसी को शादी के लिए बुलाना होता था। ठीक है, या हमें किसी से बहुत दूर कोई हमारे मित्र रह रहे हैं, या हमारी फैमिली के मेम्बर्स रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, उनसे हमें बातचीत करनी, उनकी खैर खबर लेनी है, तो हम क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे ना। समझ रहे हो, एक लेटर लिखते थे यहाँ पे, मतलब
पहले जो युवा होते थे, ठीक है, तो वो समझो बात को, जब युवा होते थे तो अपनी प्रेमिका को क्या लिखते थे, खत लिखा करते थे, लंबा टाइम इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। जैसे फौज में क्या होता था ना, कि फौज में एक फौजी जो होता है वो जो अपने बॉर्डर पे रह रहा होता है, तो उसके मान के चलिए उसके घर पे उसके फैमिली में कौन है, उसकी वाइफ है, उसकी मम्मी है, ठीक है, मतलब उसकी वाइफ की सास है, ठीक है। अब मान लो आपसी बीच कोई लड़ाई हो गई है, क्या हो गई है, आपसी बीच लड़ाई हो गई है, ठीक है। सपोज दैट मैं मान लो कि एक ये फौजी है, ठीक है, फौजी पड़ा है बॉर्डर पे बेचारा, ठीक है, बॉर्डर पर है, ठीक है। फौजी की फैमिली है, फौजी की फैमिली रह रही है पंजाब में कहीं दूर गाँव में, ठीक है। देन इसकी फैमिली में इसकी वाइफ है एंड इसकी मम्मी है, इनके बीच कोई आपसी मतभेद हो गया है, बात है सन 1990 की लेके चल रहे हैं, कब की 1990 की बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनके बीच आपसी कोई मतभेद हो गया है, इन्होंने उठाया लेटर लिख दिया, क्या लिखा, लेटर मतलब पत्र लिख दिया। अब वो भाई इतनी फास्ट सेवा तो थी नहीं, बॉर्डर पे अगला ये पंजाब में, तो मेरे ख्याल से 8 दिन, 1 महीने, 1-2 महीने बाद इनको लेटर जाता था फौजी को, जो लेटर लिखा गया है वो मान के चलिए उसको 1 महीना लग गया फौजी के पास जाने तक, ठीक है। अब जब वो लेटर फौजी को मिलता था ना, तो जब तक घर में जो लड़ाई थी वो क्या होती थी, सुलझ जाती थी। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब फौजी सोचता था, यार लेटर 1 महीने बाद मिला है, लड़ाई हुई थी 1 महीने पहले, अब इस पर मैं क्या ही जवाब दूं, अब तक तो उनका मसला सुलझ भी गया होगा, होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये बात होगी कल 1990 के आसपास की, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब क्या है, सेकंडों में मैसेज टाइप करा, देन सेकंडों में मैसेज। तो मतलब क्या हुआ, कल्चर में चेंजेस हुआ नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है, आपके समाज में परिवर्तन आया नहीं आया। समझ रहे हो, समाज हमेशा क्या रहता है, चेंज होता रहता है, गतिशील होता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। पहले क्या था कि मान के चलिए आप किसी शादी ब्याह में मिले किसी लड़की से, ठीक है, आपने बातचीतें करी, बातचीत करने के बाद आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। अब आपने उसके घर का पता लिया, घर का पता लिया तो आपने उसको खत लिखा, क्या लिखा, खत लिखा। आपका खत जा रहा है भाई साहब 1 महीने बाद, क्योंकि सेवा लेट होती थी, सर्विस लेट होती थी, 2 महीने बाद जा रहा है, 20 दिन बाद जा रहा है, ठीक है। मान के चलिए अब वो 20 दिन बाद लेटर गया, ठीक है। आपसी उनके बीच में कुछ टाइम तक क्या हुआ, कुछ टाइम तक जो चला कि हाँ भाई प्रेम भाव अच्छा होने लगा। लेकिन लड़की के घर एक दिन रिश्ता आ गया, लड़की के दिन घर आ गया रिश्ता, लड़की ने लिखा लेटर अपने प्रेमी को कि भाई मेरे घर रिश्ता आ रहा है, तुम आ जाओ। अब वो लेटर जा रहा है 1 महीने बाद, कहाँ जा रहा है, 1 महीने बाद, अरे 1 महीने बीच में तो उसकी शादी की डेट है, वो शादी फिक्स हो गई। समझ रहे हो, इतना उसको प्रेमी को लेटर मिलेगा, इतने तो उसकी प्रेमी का शादी होकर चली भी जाएगी अपने ससुराल। तो मतलब ये बात थी उस टाइम की, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। मिल्खा, आपने वो देखिए भाग मिल्खा भाग मूवी, उसमें देखा ना वो लेटर वाला सीन। और आजकल क्या चला है, सोशल मीडिया, तुरंत सेकंडों में मैसेज, ठीक है। तो समाज चेंज हुआ नहीं हुआ, मेरा कहने मतलब सोसाइटी चेंज हुई नहीं हुई इधर। तो मेरा कहने मतलब है कि सोसाइटी चेंज होती है और चेंज होती रह रही है। वुमेन्स को पहले राइट नहीं थे, लेकिन वुमेन्स को अब राइट हैं, पढ़ने के भी, जॉब करने के भी, ठीक है। और उनको सोशल जस्टिस के तहत इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। पहले एससी एसटी लोगों को, जो मैंने बताया था वेद काल में, ओबीसी को राइट नहीं थे, वेद पुराण पढ़ने के लिए, लिखने का पढ़ने का राइट नहीं था। लेकिन समाज बदला धीरे धीरे, रिवोल्यूशन हुआ, राजा रामन राय रॉय आए, अंग्रेज आए, ठीक है, ब्रिटिश आया, देन आपका और सब चीज़ें आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, तो अब सबको सोशल जस्टिस मिलने लगा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि चेंज, सोसाइटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये बात राइट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाने वाला था, या ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि यही सोसाइटी का करेक्टर होता है, कि सोसाइटी जो है कभी भी एक जैसी नहीं होती है, सोसाइटी ऑलवेज चेंज होती रहती है, ठीक है। ये मैं बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, दोनों ही सोसाइटी में, सहयोग और संघर्ष दोनों ही सोसाइटी में एक साथ मिलकर चलते हैं, कभी अकेले अकेले नहीं चलते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो भाई, एक बात बताओ, कोऑपरेशन मतलब मान के चलिए एक फैमिली है, फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 ही बना देना, हम कमी नहीं करते भाई, ठीक है। मान के चलिए एक फैमिली में 5 मेंबर, और इस फैमिली को पांचों मेंबर मिलकर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं घर को, अपने घर को मिलकर पांचों के पांचों मेंबर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोऑपरेशन, ठीक है। अब मिलकर चलाने का मतलब ये नहीं कि पांचों के पांचों अर्निंग करें, नहीं, लेकिन हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है फैमिली में, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, सपोर्ट करने में। तो यही क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, ये हो गया आपका कोऑपरेशन, ठीक है। कुछ होता है ना कि कुछ इच्छाएं हैं जो फैमिली को, हालात को देखते हुए कहते हैं यार नहीं नहीं अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे, ठीक है। वे विशेष पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन वे क्या करें, कोऑपरेशन करें, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए, अब इनमें से एक की शादी हो गई, एक की शादी हो गई, देन उसकी वाइफ आ गई, ठीक है। अब वाइफ आ गई तो, बट ये रह तो सब एक साथ ही रहे हैं ना। अब बीच में हो गया कन्फ्लिक्ट, सास बहुओं में हो गया, ठीक है, या नंद, बोलते हैं कि नंद और भाभी में हो गया, ठीक है। जब कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन है तो फिर भी एक साथ ना, काम तो इनका साथ साथ चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट जो है, जो सोसाइटी है उसमें क्या होते हैं, वो एक साथ चलते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, सपोज दैट कन्फ्लिक्ट हो गया ना, बट फिर भी वे एक दूसरे को, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वे फिर एक साथ रहने लगते हैं, ठीक है। वो सोसाइटी काफ़ी इंप्रूव होती है, चीज़ें मतलब बदलती रहती हैं। तो मतलब कहने का यही क्या नेचर है सोसाइटी के, सोसाइटी का करेक्टर क्या आ गया, सोसाइटी का करेक्टर आप समझ गए कि कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट दोनों पर बेस होता है। डायनेमिक नेचर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सोसाइटी बदलती रहती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको बता दिया सोसाइटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है,
एब्स्ट्रैक्ट नेचर की है, दिखाई नहीं देती है सोसाइटी, सिर्फ फील होती है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। देखा ना कि रिलेशंस को देखा नहीं जा सकता लेकिन उनको फील किया जाता है। ठीक है, अब मान के चलो मैं मेरे और मेरे दोस्त है, क्या हमारी दोस्ती दिखेगी क्या? दोस्ती दिखेगी आपको? नेचर दोस्ती दिखेगी नहीं, वो फील होती है। वो फील होती है। फील कैसे होती है? जब आप हेल्प करते हो एक दूसरे की, एक दूसरे सपोर्ट में खड़े होते हो, तो वही क्या कहलाती है? सोसाइटी। ठीक है, चलो दूसरी बात, लाइकनेस एंड डिफरेंस। ठीक है, लाइकनेस और डिफरेंस, कुछ चीज़ें आपको पसंद आएंगी सोसाइटी में, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। बस समझ में आई? मतलब कि आपकी लैंग्वेजेस अलग अलग है लेकिन आपका देश तो एक ही है, कंट्री तो एक ही है ना भाई। मान के चलिए आप मान के चलिए हमारा इंडिया है, एक जगह मराठी बोली जा रही है, कन्नड़ बोली जा रही है, तेलुगु बोली जा रही है, उड़िया बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है। लेकिन ये तो डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो गए, बट इंडिया तो एक ही है। नेचर तो मतलब कहने का कंट्री तो एक ही है ना। तो ये वही बात है कि लाइकनेस एंड डिफरेंस की बात आ गई। समानता क्या है कि सभी कौन है? सभी इंडियन है, जो जो अलग अलग भाषा भी बोल रहे हैं वो सब कौन है? वो इंडियन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंसी, मैंने आपको बता दी इंटरडिपेंडेंसी, जैसे मैंने अभी आपको फार्मर वाला एग्जांपल दिया था ना कि भाई फार्मर ने अपना वीट उगाया, देन वीट के बाद उसने ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया, ट्रैक्टर वाले को, उस पर उसकी इंटरडिपेंडेंसी हो चुकी, वो उसको गेहूँ लेके जाएगा, और गेहूँ कहाँ जाएगा? मंडी जाएगा। तो मंडी पे डिपेंडेंसी किसकी है? फार्मर की है कि भाई उस फार्मर से मेरा गेहूँ आने वाला है, उस किसान से गेहूँ आने वाला है। ठीक है, तो मंडी किस पे डिपेंड कर रही है? किसान पे डिपेंड कर रही है। बस समझ में आ रही है? तो और जो ग्राहक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मंडी पे। और सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे है? किसान पे, क्योंकि किसान गेहूँ उगाएगा तभी तो ट्रैक्टर के द्वारा मंडी में आएगा, और मंडी में आएगा तो ग्राहक खरीदेगा। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो, ये मैंने ये चीज़ें कवर कराई आपको। आई, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इंडियन सोसाइटी एट ग्लैंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है आपके। ठीक है, जैसे कि आपका डेमोग्राफी। ठीक है, अब हमारी जो इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? आप कहोगे सर वो 1.4 बिलियन की हमारी आबादी है, और इसमें से जो हमारे 15 से 69 ईयर के बीच में जो पीपल्स हैं वो कैसे हैं? वो आप कहोगे सर कार्यशील है, मतलब 15 से 64 साल के बच्चे जो है, 15 से 64 ईयर तक के बीच के जो युवा हैं। ठीक है, या सॉरी युवा नहीं, 15 से 15 से 64 के बीच की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो कैसी है? वो आपको सर डेमोग्राफी डिविडेंड है। डेमोग्राफी डिविडेंड मतलब वो कार्य करने के लायक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंडियन सोसाइटी के गैलेंस की बात करें तो इसमें आपको पता नहीं। दूसरा कि इंडियन सोसाइटी के जो है वो कैसी है? एक मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल कैसी? हमारी 22 से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 8th शेड्यूल में, पता है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है हमारी? 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल है इंडियन सोसाइटी। कैसी? मल्टीलिंगुअल है इंडियन सोसाइटी। कैसी? डेमोग्राफी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंट रिलीजन हमारे यहाँ फॉलो होते हैं, मल्टी रिलीजन हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। ठीक है, हमारे 8 प्रमुख धर्मों का सहअस्तित्व है, मतलब कि हमारे यहाँ 8 टाइप के मेन आपके रिलीजन देखने को मिलते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन। ठीक है, देन आपका हिंदुइज्म, आपका मुस्लिम, ठीक है, आपका पारसी, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन मल्टी एथनिक्स है, लाइक जैसे नागा। ठीक है, आप नागा देख सकते हो, आप मैथिनी ग्रुप हो देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो इस टाइप से है कि हमारी सोसाइटी में डेमोग्राफी है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी एथनिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस समझ में आई आपको? चलिए, इंडियन सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको बता दिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, प्यास लग रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए, पानी मंगा लेता हूँ। अरे सुमित, आप लोग भी पानी पी लीजिए। अरे पानी वगैरह करवा दे कुछ। पानी पानी पानी, नहीं नहीं, इसमें लिया लगा वो तो, इसमें लिया मेरी, इसमें लिया। और बताइए आप लोग कैसे हो? देखो एक तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, सिलेबस है, अच्छे से कवर करो, एग्जाम दो। ठीक है, बस माइंड में इतना रखो, अभी कुछ भी होप मत रखो, उम्मीदें मत रखो, बस ये रखो कि हाँ एग्जाम है, बैठना है एग्जाम में और एग्जाम को निकालना है। ठीक है, उम्मीदें ज़्यादा रखोगे तो उम्मीदें रखने से क्या होता है कि जीवन पे लोड आता है। मतलब जब आपकी होप कहीं पर लगती है, देन आपका होप लगेगा तो आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्मीदों की ओर बढ़ेगा, और वो ज़्यादा विचार करेगा, आपको एफिशिएंसी रूप से वर्क करना क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। चलने दे, अभी तो है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को, है ना? पानी वगैरह आ ही गया है। लेक्चर अच्छा लग रहा है नहीं? बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं ना।
देखो जो इंडिया है ना वो एक बुकेट की तरह है। इंडिया क्या है, एक बुकेट की तरह है। बुकेट बुकेट देखा है आपने, जब आपके दोस्तों की कुछ शादियाँ होती है, रिश्तेदारों की शादी होती है, और वो गुलदस्ता लेके जाते हैं ना ऐसे बुकेट, जिसमें डिफरेंट फ्लावर होते हैं। आपने देखा, बुकेट तो एक ही है, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स है वो डिफरेंस है। कभी रोज़ का दिखेगा, मतलब यार मैंने तो कभी किसी को दिया नहीं ना, तो मेरे को इतना पता नहीं है रोज़ के अलावा कौन कौन से फूल हो सकते हैं। गुड़हल का हो सकता है, रोज़ हो गया, गुड़हल हो गया, एंड चमेली हो गया। ठीक है, आप लोगों ने तो दिए होंगे, बता देना किसको दिया है। चलो नहीं बताना, ठीक है, प्राइवेसी रखते हैं, वो जरूरी है, वो भी पार्ट है प्राइवेसी। ठीक है, चलिए। मतलब एक गुलदस्ता होता है, ठीक है, जो एक गुलदस्ता होता है ना, उस गुलदस्ता, हिंदी में बोलते हैं बुकेट को गुलदस्ता, ठीक है। उसमें जितने भी फ्लावर हैं वो डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही गुलदस्ते में। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या है, इंडिया एक है, लेकिन इंडिया के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की रिलीजन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको लैंग्वेज देखने को मिल रही है इंडिया में। ठीक है, डिफरेंट टाइप का फूड है, डिफरेंट टाइप का कल्चर है। ठीक है, इंडिया में सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, बट इंडिया एक है। तो यही बोल रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी इंडिया की खासियत है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही होती है। ठीक है, किसी को साउथ का खाना पसंद है, किसी को नॉर्थ का पसंद है, नॉर्थ वाला साउथ में जाके खाना खाता है, साउथ वाला नॉर्थ में आके खाना खाएगा, तो एक अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो काफ़ी हम खुश नसीब लोग हैं कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, जो हमने इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी है। नॉर्थ में चले जाओ तो आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, आपको हिमालय मिलेगा, बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, देवदार के पेड़ मिलेंगे। आप साउथ में चले जाओ तो आपको पेनिनसुलर इंडिया मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में आपको नदियाँ मिलेंगी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा नदी दिखेगी आपको, अच्छे अच्छे वो बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ के मौसम में समानताएं देखने को मिलेगी। तो मतलब कहने का यही है कि भाई इधर पोर्ट्स वगैरह आपको देखने में, नॉर्थ की ओर पोर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन साउथ की ओर आप आओगे तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स हो, ठीक है, चाहे आपका चेन्नई पोर्ट हो। तो देख रहे हो, यही डाइवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे आप, मेघालय में चले जाओगे, वहाँ पे बड़े आपको ग्रीनरी काफ़ी लेवल पे देखने को मिलेगी, वहाँ पे ट्राइब्स देखने को मिलेगी, वहाँ के आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। तो मतलब देख रहे हो इंडिया कितना अच्छा है। दिस इज मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें तो वो इंडिया से बेस्ट एग्जाम्पल आपको कोई नहीं देखने को मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि कोर फिलोसफी की बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, कि जैसे हम हमारी भगवत गीता में भी बात की गई है वसुदेव कुटुंबकम। किसकी? वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई, द वर्ल्ड इज द वन फैमिली। ठीक है, यस। और हमारी G20, जब हमने G20 की अध्यक्षता की थी इंडिया में, तो हमने क्या थीम रखी थी, हमने रखा था क्या, वन अर्थ वन फैमिली। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर हमने थीम रखी थी G20 की। ठीक है, तो मतलब कोर फिलोसफी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की क्या होती है कि सिंपल सी बात है भाई, हम एक है। क्या है, हम एक है, बात खत्म। चाहे हम अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से भले बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक है। ठीक है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर डिपेंड कर रहा है। वन नेशन वन हेल्थ, मतलब हेल्थ की बात कर रहे हैं, वन हेल्थ राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, या वन राशन कार्ड की, तो मतलब सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर ही बात करते हैं। ठीक है, चलो ये होगी डाइवर्सिटी की बात होगी। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी मैंने बता दिया कि जैसे आपका एक वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत क्या है कि पूरे भारत में चल रही है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन है, या पूरे भारत सड़क जो नेटवर्क है, उनके लिए हम जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वे यूनिटी क्रिएट कर रही है। मतलब भारतमाला, जैसे यूनिटी की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारतमाला, भारतमाला प्रोग्राम, मतलब इसके थ्रू जो रोड नेटवर्क है उसके थ्रू इंडिया को जोड़ना। ठीक है, जब इंडिया वो पूरी तरह रोड नेटवर्क से जुड़ेगा तो हमारी यूनिटी तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जियोग्राफिकल मैंने बता दिया, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन आपको देखने को मिलेगी यूनिटी। ठीक है, कल्चर मैंने आपको बता दिया, हमारे कल्चर अलग अलग है। ठीक है, बस समझ में आ रही है आपको। जैसे कल्चर की बात करें, कल्चर में भी हम बात कर सकते हैं किसकी, अभी आपको पता है काशी तमिल संगम की बात हो रही है, किसकी, काशी, काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम की बात की जा रही है, जो डिपेंड कर रहा है कि भाई आप अपने जो बोल सकते हैं कि जो आपका संस्कृत कल्चर है, ठीक है, जो दक्षिण भारत मतलब नॉर्थ भारत और साउथ भारत का जो कल्चर है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ठीक है, तो उनको आपस में क्या करना है कि आपस में उनके साथ यूनिटी बना के रखनी है। ठीक है, ये भी देखें आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डाइवर्सिटी की बात कर दी थी हमने, देखा ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमारे अलग अलग भाषाएं हैं। कोई इंडो मतलब इंडो ग्रीक पे, इंडो आर्यन पे है, कोई द्रविडियन जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रिक है। ठीक है, चाइनीज तिब्बतन भाषा है, लैंग्वेज है। रिलीजन मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, रीजनल हमारे यहाँ अलग अलग है। ठीक है, खान पान अलग है भाई, रीजनल अलग, जैसे जैसे जोग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है, ऐसे हमारा खाना पीना सब चीज़ चेंज होने लगती है। ठीक है, ठीक है, रेसिकल है, प्रजातियाँ हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, ये सब हमने डाइवर्सिटी में ये कंप्लीट कर लिया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पीछे ये सब चीज़ें। आइए, या अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बात बताइए, जो हम समाज में काम कर रहे होते हैं, या जो जो समाज के जो वैल्यूज़ है, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है, हम कहाँ से सीखते हैं। पूरी बॉडी किससे बनी है, आप कहोगे सर सेल से बनी है, किससे बनी है,
पूरी बॉडी सेल से बनती है, ठीक है, कोशिका से बनती है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी किससे बना है? आपको किस सर? सोसाइटी, पूरी बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है? सेल। सोसाइटी का यूनिट पार्ट क्या है? आपको किस सर? फैमिली। क्या है सर? फैमिली, ठीक है। फैमिली सिस्टम की बात करें तो जो फैमिली है वो यूनिट इंस्टीट्यूशन है, वो यूनिट इंस्टीट्यूशन है, मतलब इकाई संस्था जिसको बोलते हैं। सबसे छोटी सोसाइटी में सबसे छोटी जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? फैमिली है। फैमिली से आप चीज़ें समझते हो कि समाज में कैसे रहना है। फैमिली तो सिखाती है ना कि भाई समाज में कैसे रहना है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबकी सम्मान करना है, सबका रिस्पेक्ट करना है। ये आप कहाँ से सीखते हो? आप फैमिली से सीखते हो। तो समाज सोसाइटी का सबसे स्मॉल कंपोनेंट कौन सा है? आपका कि सर फैमिली। बस समझ में आई आपको, ठीक है। बट चलो, क्योंकि यहीं से आप लोग सीखते हो कि रेस्पेक्ट किसी करनी है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ठीक है, कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है अपनी। तो आप सब कहाँ से सीख रहे हो? अपनी फैमिली से तो सीख रहे हो, ठीक है। ऐसी एक फैमिली छोटी सी है, फिर बाद में सोसाइटी बनने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। किनशिप की बात करें, किनशिप मतलब कि किनशिप होता है ब्लड रिलेशन प्लस आपका जो मैरिज रिलेशन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन एंड मैरिज रिलेशन, किनशिप की बात करें तो मैं यहाँ पे सिखा आपको बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन एंड मैरिज रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशन से हमारी किनशिप रेडी होती है, ठीक है। और किनशिप जो बेस होती है ना वो किस पे होती है? ब्लड रिलेशन पे एंड मैरिज रिलेशन पे बेस होती है हमारी क्या? किनशिप बेस होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, वह इंपॉर्टेंट, किनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको बता दी। नातेदारी बोलते हैं ना, नातेदारी रिश्तेदारी, तो यही किनशिप है, ठीक है। और नातेदारी रिश्तेदारी कब होती है? मान के चलिए अभी आप एक फैमिली में रह रहे हो, देन आपकी शादी हो जाती है, फिर आप जब शादी करते हो जिससे जिससे लड़का या लड़की से आप शादी करोगे, उसकी फैमिली भी आपके रिश्तेदार हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या हो रही है? वो नातेदारी हो गई है, एक किनशिप रेडी हो रही है, और ब्लड रिलेशन से हो रही है, ठीक है। जैसे मान के मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई है, यदि ब्लड रिलेशन में, तो वहाँ से किनशिप रेडी हो रही है, ठीक है। मामा के लड़के, बुआ के लड़के, फूफा के लड़के, बहन भाई, ये सब क्या है? किनशिप है, किनशिप का ही है, ठीक है। मतलब बोला ना कि ब्लड से एंड जो आपके जो मैरिज है, ठीक है, उनसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर वही वही इंपॉर्टेंट, किनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको सपोर्ट करते हैं, कई बार तो टांग भी खींच लेते हैं आपको, जो आप ऊपर बढ़ रहे होते हो ना, ग्रो कर रहे होते हो, आपको कई बार ये किनशिप वाले आपको टांग भी खींच लेते हैं। लेकिन किनशिप में कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके सपोर्ट करते हैं कि भाई हाला बीमारी में सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये किनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कास्ट सिस्टम की बात करें, कास्ट सिस्टम आपको पता ही है कि भाई ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। चार वर्णों की बात है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय है, ठीक है, वैश्य और शूद्र की बात की गई थी, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम की बात है। और दूसरी बात ये है कि कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे क्या है कि आजकल ये रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है अपना, मतलब चुनाव में भी काफ़ी भूमिका निभा रहा है कास्ट सिस्टम। इलेक्शंस में काफ़ी कास्ट सिस्टम क्या है, मेन रोल निभाने लग रहे हैं, हम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड सेंस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग में काम आ रहा है कास्ट सिस्टम, भाई पॉलिसी मेकिंग में आ रहा है। कैसे? डिमांड आ रही है ना, कास्ट बेस्ड सेंसिव, कि भाई किसके वो है कि जन भागीदारी में किसकी कितने भागीदारी, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम बेस पर भी बात हो रही है, कास्ट सिस्टम सेंसिव जो है उसकी डिमांड हो रही है। तो मतलब सिर्फ कास्ट सिस्टम ना सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों की जाति तक रह गया है, नहीं, कास्ट सिस्टम अब अपनी जड़ें बढ़ाने लगा है इलेक्शन में। जब रुकिए रुकिए एक मिनट, इलेक्शन में अपनी जड़ें बढ़ाने लगा है। देखा ना कि अरे जैसे सब अपनी पार्टीज़ बना रहे हैं, सपोज दैट कि अलग अलग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी पार्टीज़ हैं, ठीक है। कोई किसी कास्ट को प्रतिनिधित्व दे रहा है, कोई किसी रिलीजन को वो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई हैं। देखिए आइए, ये कास्ट सिस्टम की बात होगी, ठीक है। जनजातीय समाज, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको ट्राइबल सोसाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड आपका एमपी में चले जाओ, गोंड है, संथाल है, ठीक है, अलग अलग ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी, ठीक है। एंड और क्या बताइए इसमें हम, चले आगे बढ़ते हैं। या ट्रेडिशनल फीचर्स की बात करें, हम बात करें ट्रेडिशनल फीचर्स की बात करें, देखो हायरार्की की बात करें, आपका एग्रियन इकोनॉमी की बात करें, कलेक्टिविज्म की बात करें, एंड आपका पैट्रियार्की की बात करें, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके जो है ट्रेडिशनल फीचर है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पहले बताइए ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या होता है? आप लोग बताइए ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या होता है, पहले मुझे बताइए, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करें आप सब। मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, आप लोग नोट डाउन करें, लिखे अपने कॉपी में। ट्रेडिशनल का मतलब पुराना नहीं होता है। ट्रेडिशनल मीनिंग इज नॉट ओल्ड, ठीक है। बल्कि ट्रेडिशनल वे खासियत है, वे विशेषताएं हैं, या वे स्पेशलाइजेशन चीज़ें हैं जिन्होंने एक सेंचुरी तक, सदियों तक भारत समाज की, इंडियन जो सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको शेप दिया है। क्या दिया? उसको शेप दिया है, ठीक है। और इनमें चेंजेस तो आया है, लेकिन पूरी तरह से चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। और ना ही ये खत्म हुए हैं, चेंजेस हुए हैं लेकिन ये फिनिश नहीं हुए, ठीक है। यही कहलाती है आपकी क्या? ट्रेडिशनल। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एग्जाम्पल देके चलें।
ट्रेडिशनल का मतलब मान के चलिए आप लोग दिवाली बना रहे थे, ठीक है। पहले दिवाली कैसे बनती थी, देव पूजते थे। फिर धीरे धीरे दिवाली में क्या होने लगा, घरों में लड़ी लगने लगी। लेकिन दिवाली आज भी बन रही है, दिवाली लेकिन आज भी बन रही है, लेकिन अब वो दिए के प्रकाश से कम, लेकिन घरों में लगने वाली जो लाइटिंग है उनसे ज़्यादा चमक रहे हैं घर, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि ये ट्रेडिशनल है जो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बस चेंज हो रहा है, ठीक है। बस समझ में आई आपको? चलो, ये आपको मैंने बता दिया ट्रेडिशनल फीचर्स। अब हम हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग बेस पर, आप रैंकिंग के बेस पर व्यक्ति का होना, ठीक है, व्यवस्थित होना, मैनेज होना, किस पर, रैंकिंग के बेस पर। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग बेस पर, रैंकिंग बेस पर, और क्या होना, मैनेज होना। किसी भी चीज़ को रैंकिंग बेस पर मैनेज करना ही क्या कहलाता है, आपकी हायरार्की कहलाता है। क्या कहलाता है, आपकी हायरार्की कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे कि आप एग्जाम्पल के टाइम पर, मतलब यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, कास्ट, ठीक है, आपका जेंडर, बोलते हैं ना कि कास्ट के बेस पर भाई आप किस जाति से हो, ठीक है। वो एक हरार की सिस्टम हो गया, जैसे क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण, एक हरार की होगी ना, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य है, ठीक है, फिर आपका शूद्र। तो मतलब कहने का ये हरार की है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। बोलो ना, जाति व्यवस्था में शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा ही क्या कहलाती है, हरार की कहलाती है। बात समझ में आई आपकी? जैसे आपकी हरार की देखोगे, एसडीएम है, फिर डीएम है, तो वो भी क्या एक हरारकी का पार्ट है। कांस्टेबल है, कांस्टेबल से एएसआई है, एएसआई के बाद एसआई है, एसआई के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद एसएचओ है, एसएचओ के बाद डिप्टी एसपी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक हरारकी है। बस में ये एक हरारकी है जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। जैसे ये जो मैंने आपकी बताया ना, जो हरारकी पुलिस वाली है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल से समय से चल रही है, ब्रिटिश के टाइम से चल रही है, ठीक है। तो एक हरारकी है। चलो, एग्री इकोनॉमी की बात करें तो जो हमारी पहले से पता है कि हमारा इंडिया कैसा रहा है, हमारा हमेशा इंडिया की जो इकोनॉमी रही है वो कैसी रही है, कृषि, एग्रीकल्चर बेस पर रही है, जैसे हम बोलते थे कृषि प्रधान देश, ठीक है। बस समझ में आई? हमारे तो जो फेस्टिवल्स भी हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स भी हैं, वो भी किस पर बेस है, एग्रीकल्चर पर बेस है। मतलब कहने का, बैसाखी, बैसाखी कब होती है, जब मान के चलिए आप, बैसाखी का समय जब गेहूँ वगैरह कटता है तो बैसाखी होती है, ठीक है। पोंगल है, ओनम है, लेकिन सब किस पर बेस है, ये सब एग्रीकल्चर पे है। फसल की कटाई के समय खुशी मनाना, ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड थे जो फेस्टिवल थे हमारे, ठीक है। दूसरी बात, कलेक्टिव की बात करें, एक मिनट, कलेक्टिविज्म की बात करें, ठीक है। व्यक्तियों से अधिक परिवार और समुदाय प्राथमिकता है। मतलब कोई भी कलेक्टिविज्म की बात करें, कलेक्टिविज्म की बात करें, तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअली हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना फैमिली के लिए। मान के चलिए मैं कोई मैन हूँ, मेरी एक फैमिली है, तो मैं किसके लिए समर्पित हूँ, ठीक है। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए। तो हमारी जो ट्रेडिशनल ये है कि भाई पहले से ही चलता आ रहा था, एक पुराने समय से, कि जो आदमी है वो कमा के लाएगा, देन अपनी फैमिली का पालन पोषण करेगा, ठीक है। तो एक वो कह सकते हैं कि कलेक्टिविज्म है, कि हम अपना नहीं सोचते। एक महिला जो है वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने घर वाले का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि आदमी, हम लोग अपने अपना नहीं सोचते, हम सोचते हैं अपनी फैमिली का। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी फैमिली है। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिविज्म कहलाता है, ठीक है। अब बात करें पैट्रियार्की की, बात करें, ठीक है। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं पर भी मेल का जो वर्चस्व है वो हमेशा ऊपर रहे, ठीक है, जो मेल है वो हमेशा ऊपर रखा जाए हर चीज़ में। तो वही क्या कहलाती है, पैट्री हायरार्की कहलाती है, ठीक है। पैट्रियार्की कहलाती है। तो मैंने आपको बताया ना, ये सब इंडियन सोसाइटी के ट्रेडिशनल फीचर्स हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिशनल का मतलब पुराना नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल का मतलब है जो परंपराएं जो सदियों तक चलती आ रही हैं, ठीक है। वे विशेषताएं जो एक सेंचुरी लंबे समय से चलती आ रही हैं, और उन्होंने सोसाइटी को शेप दी है। क्या दिया, सोसाइटी को शेप दिया। जैसे हमारी सोसाइटी को शेप मिला कैसा, कि भाई हायरार्की है हमारी सोसाइटी में, मैंने बता दिया, चार जो वन है उसमें बटे हुए हैं, ये पहले से चलती आ रही है, ठीक है। देन हमारी सोसाइटी को स्ट्रक्चर भी तो दिया ना। हमारी सोसाइटी में क्या हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर हो गया। हमारी सोसाइटी कैसी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस है। हमारी सोसाइटी कैसी है, कलेक्टिविज्म है, हम फैमिली पर ज़्यादा फोकस करें, उनका ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर इंडिविजुअली हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और हमारी कैसी है कि हमारी जो सोसाइटी पैट्रियार्की भी है, मतलब कि हमारे यहाँ जो है, जो पुरुष हैं उनको वर्चस्व दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल फीचर्स थे हमारी सोसाइटी के, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए अब बात करें मॉडर्न फीचर्स की, बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो मॉडर्न फीचर्स की बात कर रहे हैं। लेक्चर देखते हुए थके तो नहीं आप लोग? हम्म? ये 2 घंटे का तो जाएगा लेक्चर ना, उसके बाद में इसको यहीं रोक देंगे, ठीक है। 1 घंटा 46 मिनट तो हो गई है, चलिए कर दे। देखो भाई, अब एक और बात ध्यान रखना। एक बात कर रहे हैं कि एग्लिटरिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब समानता की बात कर रहे हैं भाई। देखो अब मॉडर्न क्या है, मॉडर्न का मतलब क्या होता है आपको पता है, पहले बताइए मॉडर्न क्या होता है। क्या मॉडर्न वो है जो वेस्टर्न कंट्रीज से चीज़ें आ रही है, क्या वो मॉडर्न है? नहीं, मॉडर्न वो नहीं है कि जो चीज़ें वेस्टर्न कंट्री से आ रही है, ठीक है। मतलब कि है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक जो परंपरा है उसको खत्म करना मॉडर्न का मतलब नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई परंपरा चल रही है तो उसको खत्म कर दिया जाए, नहीं, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि वो आपको इक्वालिटी के साथ साथ आपकी फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम, देन आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मतलब वैज्ञानिक सोच है, यदि वो उनको उनके आपको बढ़ावा दे रहा है, आपको अवसर दे रहा है, ठीक है,
उनको बढ़ावा दे रहे हो आप लोग, तो वही क्या कहलाती है, मॉडर्निटी कहलाती है। तो आप समझ गए मॉडर्निटी क्या होती है, बताइए जरा जल्दी। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब ध्यान रखना है कि जो हमारी परंपराएं हैं उनको खत्म करना नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि समानता को, मतलब इक्वालिटी को, डिग्निटी को, ठीक है, सोशल जस्टिस को, ठीक है, इन सबको जो हम ग्रो कर रहे हैं, इनको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनको ही कहलाते हैं मॉडर्निटी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, बस समझ में आई आपको। जैसे कि आर्टिकल नंबर, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए इक्वल राइट है। इक्वल राइट का मतलब आप समझ रहे हो कि आर्टिकल नंबर, यदि हम 18, सॉरी, आर्टिकल नंबर हम 14 से 18 की बात करें, आर्टिकल नंबर हम 14 टू 18 की बात करें, बात समझ में आई? आर्टिकल नंबर 14 टू 18 की बात करें तो हमारे को क्या मिला हुआ है? हमको मिले हुए क्या, इक्वालिटी की बात करता है कि भाई किसी को भी आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग सब कानून के समान इक्वल है, सबके लिए लो इक्वल है। आर्टिकल नंबर 15, किसी के साथ भी इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी जेंडर से है, ठीक है, या किसी गांव, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस से, इस बेस पर उनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये क्या, इक्वलिटी है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को फिनिश कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 जो इंपॉर्टेंट टाइटल है उनको फिनिश कर रहा है। तो मतलब कहने का ये सब किसको बढ़ावा दे रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहा है, ये सब इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। और मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, जो इक्वालिटी को बढ़ावा दे, जो सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे, ठीक है, जो उनको इंक्रीज करे, देन आपका आपकी फ्रीडम को इंक्रीज करे, लाइक आर्टिकल नंबर 21 आपकी गरिमा जो है, ठीक है, डिग्निटी है, उसको बढ़ावा देता है। तो मतलब कहने का यही है। तो ये मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। इंडिया सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आया, आया ना। ट्रेडिशनल के बाद एक टाइम बाद इंडिया में मॉडर्नाइजेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ, ठीक है। राजा राममोहन राय, सती प्रथा खत्म हुई 1829 में। विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने ये जो सती प्रैक्टिस थी उसको खत्म कर दिया था। ये भी मॉडर्नाइजेशन है। तो वो क्या हुआ, आपने देखा कि हमने बोला ना, सोसाइटी क्या है, वो चेंजेबल है, वो चेंज हो रही है। पहले सती प्रथा प्रैक्टिस में थी, उसको खत्म कर दिया। चाइल्ड मैरिज थी, उसको खत्म कर दिया। तो मतलब हमारी सोसाइटी अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती जा रही है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। देन अब सेकुलरिज्म है हम लोग। सेकुलरिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप देखोगे आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 25 टू 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा आपने, 25 टू 28, सब सभी धर्मों का अपने यहाँ वेलकम है, आइए अपना रिलीजन अपनाइए, जो जिसको पसंद है वो कीजिए। देन आपका फ्रीडम दी गई है रिलीजन की, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 28 से। तो ये क्या है, हम सेकुलर है, ठीक है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, टॉलरेंस है हमारे अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये है कि भाई, एक और बात, सेकुलरिज्म का एक और मतलब होता है कि भाई आप पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ठीक है, पॉलिटी के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में कम से कम रिलीजन का यूज़ करें। जैसे आज के टाइम में चल रहा है कि भाई कोई भी पार्टी है धर्म को बढ़ावा दे रही है, नहीं, वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो सेकुलरिज्म को खत्म कर रही है। तो मतलब कहना है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, या कुछ भी है, या इकोनॉमिकल कुछ भी चीज़ें हैं सोसाइटी में, कम से भी कम जो आप कह सकते हो रिलीजन है उनका कम से कम इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, आपका सेकुलरिज्म कहलाती है, ठीक है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर कम से भी कम जो रिलीजन है उनका इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो यही आपका क्या है, सेकुलरिज्म कहला रहा है। अब बात करें इंडिविजुअलिज्म की, बात कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म की जब बात कर रहे होते हैं तो मतलब व्यक्ति को, कोई भी पर्सन है उसको राइट होना चाहिए कि उसको क्या करना है, किस फील्ड में एजुकेशन लेनी है। उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार हमको कोई दूसरा आके बोले कि आपको इस एजुकेशन फील्ड में जाना है, आपको ये करना, नहीं। आपकी इंडिविजुअलिटी ये बोलती है कि भाई आपको कहाँ पे रहना है, आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कौन से वर्क में जाना है, क्या काम करना है। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी इंडिविजुअलिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर कहते हैं सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है, बताओ। मैं सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि कोई पुअर आदमी है, मान के चलिए एक किसान है, एक फार्मर है, ठीक है, एक मान के चलिए एक फार्मर है, फार्मर की एक डॉटर है, बेटी है, गरीब फार्मर की एक डॉटर है, ठीक है। वो बेटी पढ़कर आईएएस बन गई, क्या बन गई, आईएएस बन गई। तो मतलब सोशल मोबिलिटी होगी ना, वो अब गरीबी से निकल कर बाहर थोड़ा सा ऊपर अपना अपना स्टेटस जो है उसने इंप्रूव करा है, ठीक है, स्टेटस जो है इंप्रूव करा है। तो इकोनॉमिकल वे डेवलप हुए, तो ये कहलाती है सोशल मोबिलिटी। मतलब जन्म के स्थान पर योग्यता आधारित उपलब्धियां, मतलब समझ गए, मेरिट बेस पर, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं से, आप मतलब आप भाई इस प्लेस में पैदा हुए हो या आप इस राजा के बेटे हो, ऐसा नहीं है। अब आपको जो भी मोबिलिटी मिले, जो भी आपको अवसर मिलेंगे, जो भी आप करोगे, जो भी आप आगे बढ़ोगे अपने करियर में, वो आप अपने दम पर बढ़ोगे। मतलब कहने का है कि सिर्फ जन्म के स्थान पर नहीं, अब आप अपनी योग्यता, आपकी मेरिट क्या है। आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो टेस्ट निकालिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको एडमिशन इसलिए नहीं मिलेगा कि आप उसके लड़के हो या आप उसके नहीं। मोबिलिटी का मतलब है कि, सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि आपने टेस्ट निकाला, आपने योग्यता दी, देन आप उस यूनिवर्सिटी में चले गए। ये वाली बात है इसमें, ठीक है। बस समझ में आई आपको। चलिए, कहते हैं हम
अदर मेजर चैलेंजेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अदर मेजर चैलेंजेस में हमने देखा कि रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है एंड माइग्रेशनलिज्म है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मेजर चैलेंज है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि रीजनलिज्म की बात करें तो जैसे आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि सर मराठी विवाद चल रहा है, तेलंगाना अब डिमांड कर रहे हैं, अब एक अलग राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब में खालिस्तान की बात हो रही है, तो एक बड़े चैलेंजेस सामने उभर के आ रहे हैं, ठीक है। कास्टिज्म की बात करें तो हमको पता चल रहा होता है कि भाई का कुछ एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है कासगंज, वहाँ पर आज भी दलितों को, जो दलित लोग हैं उनको घोड़ी पर चढ़ना बैन है, या उनको रोका जाता है घोड़ी पर चढ़ने के लिए, विवाद क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बिहार में कुछ जो राज्य हैं यहाँ पे कि अभी गुजरात में आपने देखा होगा कि कैसे एक दलित युवक को पीटा गया है। तो मतलब कहने का ये क्या कि ये आपका कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है, ठीक है। तो अब कास्ट सिस्टम बहुत बढ़ गया है, लाइक पॉलिटिक्स में भी बढ़ गया है, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी आपने देखा वोट बैंकिंग में कास्ट सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन आप देखोगे कि जो मार्जिनलाइजेशन है, हास्यकरण है, इसकी बात करें तो इसमें जैसे दलित हो गया, ट्राइब्स हो गया, ठीक है, वुमेन्स हो गई, ये कौन है, ये वे हैं जो कमज़ोर वर्ग हैं, किसके, एक हमारी इंडियन सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग हैं, इनकी बात यहाँ हो रही है, ठीक है। तो बस समझ रहे हो आप लोग। लाइक एग्जांपल में बात करें तो जैसे ट्राइब्स हैं, जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको राइट एजुकेशन नहीं मिल रही है, सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनका लाइफ स्टाइल सही नहीं हो रहा है, ठीक है। उनको जो बेसिक नीड है लाइफ को जीने की वो नहीं प्रोवाइड हो रही है, बिजली पानी सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये चैलेंजिंग है, ठीक है। वुमेन्स को क्या कि आप वुमेन से काम तो मैन जितना ले रहे हो बट उनको सैलरी नहीं दे रहे हो टाइम पे, सैलरी भी बहुत कम दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि कितना कितना दलित हैं, दलित लोगों के सब पर अत्याचार हो रहा है, तो ये सब चैलेंज आप देख रहे हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि इंडियन सोसाइटी में अब भी चैलेंजेस बाकी हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा सर? सॉल्यूशन देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको पॉजिटिव कदम उठाना होगा। आपको पॉलिटिक्स के साथ-साथ जो सोसाइटी इन लोगों के बीच में जो रह रहे हैं, उनको भी एक समान नज़र से देखना होगा, उनके लिए काम करना होगा, उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, ठीक है? तो यही था आज का लेक्चर के लिए, है ना? और आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को बोला था एक क्वेश्चन दूँगा मैं आप लोगों को, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो देखिएगा ये है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मैंने रेडी करा है कि हैज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एडेड द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और हैज़ इट द लेड टू द, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ये आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लेना। आप कैसा भी लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, किसी भी टाइप का आप लिखो, लेकिन लिखो, क्योंकि आप गलत लिखोगे तभी तो सही लिखना सीखोगे ना। तो आप लिखो और हमारे सीएससी गुरुकुल चैनल पर सेंड कीजिए, वहाँ पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा गया है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर करना प्लीज़ आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।